शुरू करते हैं वहीं से जहाँ से आपकी सेहत की बात होती है, और सेहत की बात को लेकर एक बड़ी खबर है, बड़ी खबर है। गवर्नमेंट एक्सपर्ट पैनल रिकमेंड्स रेगुलर मार्केट अप्रूवल फॉर कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। तो क्या हुआ ये? एक्सपर्ट कमेटी ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टीकों को बाजार में बेचने की मंजूरी देने की सिफारिश कर दी है। बाजार में बेचने की सिफारिश हो गई है, अब ये टीके बाजार में बेचे जा सकते हैं। ठीक है, इट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर नाउ। तो अब तक जो बैरियर लगा था, बैरियर ख़त्म कर दिया सरकार ने कि आप इसे बाज़ार में बेच सकते हो। जिसको खरीदना हो वो इनसे डायरेक्ट खरीद सकते हैं, विदेशी भी खरीद सकते हैं, देश में जो लोग हैं वो भी खरीद सकते हैं। सो इट इज़ वेरी क्लियर नाउ। अब आने वाले समय में जिन्होंने अब तक टीके नहीं लगवाए थे, आने वाले समय में वो लोग अब परेशान होने वाले हैं। ठीक है ना? तो वो इसलिए परेशान होने वाले हैं क्योंकि आने वाले समय में उनको टीके आसानी से नहीं मिलेंगे। ठीक है, आने वाले समय में उनको टीके आसानी से नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो महंगी कीमत पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर अब परेशानी होगी। ठीक है, जिन्होंने फ्री में नहीं लगवाए उनको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, प्रफुल्ल जाड़े जी धन्यवाद। तो जिन्होंने फ्री में नहीं लगवाए भविष्य में उनको हो सकता है मुश्किल का सामना करना पड़े, तो वो लोग भी थोड़ा समझ जाएं। अभी तक नहीं लगे तो अभी भी लगवा सकते हैं। खैर, जिनको लग रहा है टीका लगने से और नहीं लगने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, वो भी एक चीज़ समझ लें। कि मैं एक चीज़ पूछूंगा, मॉडरेटर अभी जाग रहे हैं या सो रहे हैं, ज़रा यहाँ पर बता दें। अगर मॉडरेटर जाग रहे हैं तो अच्छी बात है। जो भी इमोजीज से स्पैम करेगा, किसी प्रकार के इमोजीज से, उसको टाइम आउट में डाल दिया जाएगा। दूसरी बार यदि ऐसे करते पाए गए तो उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा ना। आपकी भावनाएं की कदर करता हूँ, पर ऐसा भी ना हो। ठीक है, तो खैर, जिनको लग रहा है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़रा वो उसके भी देख लें। चेक्स एंटी वैक्स सिंगर हाना होरका डाइज आफ्टर डेलिबरेट कोविड-19 इन्फेक्शन। क्या हुआ? ये एंटी वैक्स सिंगर थी, वैक्सीन के विरोध में ये एक पॉपुलर चेहरा थी चेक्स रिपब्लिक का, हाना होरका। वैक्सीन नहीं लगवाए, ना इन्होंने खुद ने लगवाई, ना दूसरों को लगाने दी। वो होते ना, क्या बोलते हो आप उसको, क्या बोलते हैं, वॉलंटियर्स, या वो क्या बोलेंगे, आंदोलन का चेहरा। तो आंदोलन का चेहरा थी। चेक्स में उन्होंने ये बोल दिया कि या तो आपने वैक्सीन ली हो या फिर आपके अंदर एंटीबॉडीज़ हों, तो फिर हम ये मान लेंगे। तो आपको जो ओपन स्पेसेस है जैसे कि जिम्नेजियम है, सोना है, क्लब्स है, इसमें तभी एंट्री मिलेगी जब इन दोनों में से कोई एक चीज़ हो। तो आपको ये पास बनवाना पड़ेगा, वैक्सीन या तो वैक्सीन लगी हो, वैक्सीन मैंडेट हो, उसका पास हो, या फिर ये ग्रीन पास हो कि आपके अंदर एंटीबॉडीज़ है, तो फिर आपको इसकी एंट्री मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो इन्होंने इतना विरोध किया, वैक्सीन का इतना विरोध किया कि इनको ये लगा कि बोले ऐसे तो जाना ठीक नहीं है, वैक्सीन ले नहीं सकते, क्योंकि विरोध इतना किया, पब्लिक देख रही, पब्लिक है, सब जानती है। तो फिर इन्होंने एक दूसरा वो अपनाया और सीधे सीधे ये किया कि मैं अपने आप को कोविड करवा लेती हूँ, कोविड हो जाएगा, इसके बाद तो एंटीबॉडीज़ बनी जाएंगी, तो वो पास मेरा बन जाएगा, तो मैं आना जाना मेरा ईजी हो जाएगा कहीं भी। इस लालच में ये गई, लेकिन अफसोस कोविड इनको हुआ और उस कोविड से इनकी मृत्यु हो गई। अब ये इस दुनिया में नहीं है। तो ये जितने भी आंदोलनजीवी टाइप के जो लोग हैं, इनको अपने आप ही ऐसे बहुत सारे लोग थे जो बता रहे थे सर्दी जुकाम है, पर वो लोग गए नहीं, वो लोग डेलिब्रेट अपने आप को कोविड लगवाने गए नहीं। जाते तो पता चलता शायद। तो खैर, बहुत सारे लोग उन्होंने मरवा ज़रूर दिए ये कहकर कि कुछ नहीं है, सर्दी जुकाम। अब तो सर्दी जुकाम भी ऐसा हो रहा है, वायरल फीवर भी जो पहले से हटकर हो रहे हैं, वायरल फीवर बिल्कुल हटकर, मतलब आपको बिल्कुल तोड़ कर रख दे ऐसे वायरल फीवर हो रहे हैं। बैक टू बैक जो देखे जा रहे हैं वायरल फीवर, बड़े खतरनाक तरीके से। जो भी बीमारियां हैं, खांसी भी है, अगर छोटी सी खांसी है तो वो भी बड़ा खतरनाक विकराल रूप लेकर आ रही है, आसानी से नहीं जा रही। तो ये थोड़ा हमको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्यों ऐसा ऐसा कब से हुआ? ऐसा तब से हुआ जब से ये सारा वैक्सीन का, ये जब से कोरोना वायरस आया, उससे पहले नहीं था ये। तो कोरोना वायरस के बाद से आप देखेंगे कि आपको वायरल भी हो रहा है तो बहुत तगड़े तौर पर हो रहा है, आपको बिल्कुल कहते हैं ना, एकदम बिस्तर पे लेटा दे रहा है। ठीक है ना।
सर बहुत कमज़ोरी आ रही है ओमिक्रॉन से, सभी में आएगी। खैर आप सबसे निवेदन है, कृपया लाइक कर ले, लोग फिर से भूल गए। घर पर कोविड जांच कराना सही है, बिल्कुल एकदम, जहां आपको जांच कराने को मिले वहां करा लीजिए, कोई इसमें वो नहीं है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा अपना ख्याल रखिए, बहुत आवश्यक है। स्वाति जी पूछते, नितिन भाई हाउ इज योर हेल्थ टुडे, सॉरी फॉर जॉइनिंग, आई वाज वाचिंग योर यस्टरडेज वीडियो। नहीं ठीक हूँ आज। मैंने कहा ना कि ठीक हो नहीं हो कि परिस्थिति, ये कोई देखने वाली बात नहीं, हमने अपना काम करना है ना, और काम लगातार चलना चाहिए, उसमें कोई कोताही, कोई बहानेबाजी नहीं होती ना कि ऐसा है या वैसा है, तबीयत खराब है, क्यों ऐसा कह रहा हूँ उसको बताऊंगा, लेकिन पहले ज़रा सर्दियों का ज़रा मज़े ले लीजिए। ओफो, ये गज़ब की बर्फ़बारी, और ये बर्फ़बारी कहाँ है? हिडिंबा मंदिर, मनाली, हिमाचल प्रदेश, ये स्थिति है साहब। भैया इतनी बर्फ़ अगर पड़ेगी तो कल्याण हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप, कितनी मोटी मोटी चादर जमी हुई है, 2-2 फुट से भी ज़्यादा। हाँ, बाप रे बाप, ऐसे कैसे काम चलेगा? और अभी भी बर्फबारी हो रही है, तो यहाँ तो बिल्कुल हालत ख़राब हो गई, कुड़क गए हम लोग। उन लोगों को शायद वहाँ पर मज़ा आ रहा होगा, जब पिघलेगी बर्फ़ तब शायद थोड़ा बहुत उनको ठंड लगे। फ़िलहाल तो बर्फ़ जब पड़ती है तब उतनी गर्मी नहीं होती, लेकिन हवा क्योंकि वहाँ की आती, तो इसलिए निचले इलाकों में बहुत ज़्यादा जो है सर्दी महसूस होती है। नवीन राणा जी, गुरु जी प्रणाम, हमारी पत्नी रुचि जी परेशान थी, शुक्ला जी नहीं आए अब तक, जय श्री राम हम दोनों की तरफ से। जी नवीन जी और रुचि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो तो ये है। और क्यों हम कहते हैं कि काम हमेशा चलना चाहिए, इसलिए कहते हैं क्योंकि जब काम पर हमारे भाई बंधु जब हमारे काम पर लगे हों, पुंछ के हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर, बर्फ़ का आलम देखिए, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है और कुछ है ही नहीं। हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर है पुंछ के, लगातार यहाँ से एक्सरसाइज जारी है। ये भी कोई बहाना नहीं करते, ये भी चाहे तो बहाने मार सकते हैं, ठंड बहुत है, सर्दी ज़्यादा है, तबीयत खराब हो रही है, बहाना नहीं चलेगा। जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको देश सेवा करनी पड़ेगी, विदाउट एनी बहानेबाजी। क्लियर है? बहुत आराम से, मेरे लिए भी आज छुट्टी लेना बहुत आराम तलब था, छुट्टी ले सकता था। यहाँ क्यों आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी है, क्या ज़रूरत पड़ी इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद आना है, बैठना है, लाइव करना है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आपके मन में क्या विचार था? महेश शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेमंत शाह जी नमस्ते। क्यों आखिर क्यों ऐसी ज़रूरत है, क्या ज़रूरत पड़ी है नितिन शुक्ला को तबीयत खराब में आने की? एक दिन छुट्टी कर लेंगे, क्या बिगड़ जाएगा? आपको क्या लगता है क्यों आता हूँ मैं, क्यों ज़रूरी है? क्या ऐसा आवश्यकता है? एक दिन नहीं होगा लाइव, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? देश के लिए नहीं, आपको संदेश देने के लिए, ये संदेश आपको देने के लिए। आप इस बात के लिए समझिए, ये जो छोटी छोटी चीज़ों पे बहाने मार के आप लोग बैठ जाते हैं ना, ये नहीं चलेगा। ये संदेश आपको देने आता हूँ मैं, कि जब मैं इतनी मेहनत करता हूँ कि तबीयत ख़राब है, 103 104 बुखार है, तो भी कोई चिंता नहीं, तभी भी मैं यहाँ आ रहा हूँ। गले से आवाज़ निकल रही है, नहीं निकल रही, कोई बात नहीं, गर्म पानी गरारे करके, कैसे भी करके, काढ़ा पी के, कैसे भी करके अपने आप को तैयार करके यहाँ बैठा हूँ। तो ये संदेश आपको देने आता हूँ। समय नहीं है हमारे पास में, बहाने नहीं चल पाएंगे, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर नहीं रुकना पड़ेगा, ये काम कभी नहीं रुकेगा देश का। इसलिए आप सब भी इसी प्रकार से लगातार काम करते रहिए, देश सेवा करते रहिए। ये संदेश आपके लिए लेकर आता हूँ। अगर मैं ही बैठ जाऊँगा तो फिर तो कल आप ये सोचोगे अरे वो तो इतनी सारी बातें करता था, तो खुद ही बैठ गया, उसको बुखार आया वो बैठ गया। समझ रहे ना आप? मैंने कल भी बोला था, सीट पर मैं कैसे बैठा हूँ मुझे मालूम है। किन्हीं लोगों ने उनसे एक दो दिन पहले ही बोला था कि कितने पैसे कमा लेते हो। मैं कहता हूँ इस सीट पर आकर बैठ कर देखो, दुगने पैसे मैं देता हूँ आपको। बैठ कर देखो, काम करके देखो। इस पर बहुत कांटे हैं, इसमें कांटे नहीं कीले हैं इसमें बड़े बड़े, उन पर बैठना इतना आसान नहीं है बाबू। पजामा गीला हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। ये इतना आसान नहीं होता, इतने सारे, बड़े खुश होता आदमी, इतने सारे फॉलोअर्स हैं, उतनी जिम्मेदारी है भाई आपकी।
उतनी सारी जिम्मेदारियां हैं आपकी। इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। अगर आप रोल मॉडल बने हो तो आपको रोल मॉडल बन के भी दिखाना पड़ेगा। अगर आप सुपर, किसी ने नहीं बोला था सुपरमैन बनने को आपको, आपने खुद ने सुपरमैन की जैकेट पहनी और कूद पड़े, तो कूद पड़े हो तो सुपरमैन बन के भी दिखाना पड़ेगा। ऐसा आपके आचरण में भी होना चाहिए। जो बात हम करते हैं वो हमारे आचरण से भी झलकनी चाहिए। अगर मैं यहाँ बैठकर बोलूँ कि हमको देश के लिए 24 घंटे काम करना चाहिए, मरते दम तक करना चाहिए, आखिरी सांस तक करना चाहिए, और वो घर में जाके बैठ जाऊँ कि नहीं मेरे को तो फलाना हो गया, ढिकाना हो गया, ओमिक्रॉन हो गया, ये हो गया या वो हो गया, दुनिया भर की बातें करूँ, तो वो बेकार है, बेईमानी है। इसलिए आचरण में दिखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है बॉस, है ना? लेट अस बी वेरी क्लियर। तो ये चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए। यही संदेश देने में आपको आता हूँ, और मैं इसलिए आता हूँ ताकि आप लोगों की हिम्मत बंधी रहे। बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, वहाँ से देख रहे होंगे। अगर मैं ही गोल हो जाऊंगा तो उनका हौसला तो डबल टूट जाएगा। हौसला नहीं टूटने दूंगा मैं आपका, जब तक मैं हूँ तब तक नहीं टूटने दूंगा। इसको बिल्कुल बेफिक्र रहना, कभी हारने नहीं दूंगा आपको, मैं हूँ ना, हारने नहीं दूंगा आपको। गुरुजी आपकी निष्ठा को सलाम, लेकिन सेहत भी ठीक होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए एक दिन सेहत ठीक न रहने लाइव ना हुआ, अनुरूप है सेहत से पहले। हेमंत शाह जी मैं यही बता रहा था, क्यों आवश्यकता होती, क्यों ऐसा आखिर ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि ये सारे लोग मोरल जो बूस्टअप हम इतना करते हैं ना यहाँ कर, वो पूरा फिस हो जाता है उस समय आकर जब अपने ऊपर बात आती है कि खुद तो छुट्टी ले लिए, दुनिया को इतना ज्ञान दे रहे थे। इसके लिए कोई छुट्टी नहीं, हम लगातार काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, खबरों की तरफ, और खबरों की तरफ बढ़ते हैं। और 3 kids, 1 lady found dead, got to know that husband has gone out with another kid who was also dead. Total 5 dead. Prima facie death due to suffocation. We found अंगीठी in room but not ruling out any foul play. Husband being probed. निशांत गुप्ता, एडिशनल डीसीपी शादरा। तो ये सर्दी देखकर, यदि आप इस सर्दी को देखकर यदि आप घर में अंगीठी, ब्लोअर, कन्वेक्टर ये सब चलाना चाह रहे हैं तो भाई साहब थोड़ा सावधान हो जाइए। ऐसा ना हो कि इसको जलाने के चक्कर में आप ऑक्सीजन कम कर बैठें और सोते सोते ही आपका परिवार परमानेंट नींद में पहुंच जाए। इसलिए आप सबसे निवेदन है, खास निवेदन है, आप जब तक आप बैठे होते हो, बात कर रहे होते हो, खाना खा रहे होते हो, तब तक तो समझ में आता है। इसके बाद में यदि कोई, जैसे अपने पहले होता भी था ना, हम क्या करते थे, शाम को जलाया, लेकर अंदर आ गए, और खाना मैक्सिमम खाने तक रहता था। उसके बाद क्या बोलते थे बड़े बूढ़े, इसको अब बाहर रख दो। ऐसा होता था कि नहीं होता था? अपने जो बुजुर्ग होते थे क्या बोलते थे, अंगीठी को अब बाहर रख दो। रात में जलाकर कोई नहीं सोता था अंदर, है ना? और उस समय तो घर भी बहुत बड़े बड़े होते थे, जैसे मेरे घर में बहुत बड़े बड़े कमरे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके बावजूद हम लोग रात में जब भी आप सोने जाएं, अपने सारे ब्लोअर्स, हीट कन्वेक्टर्स बंद कर दिए। अब तो आप रजाई में जा रहे हो बॉस, अब ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्यों ज़बरदस्ती अपनी ऑक्सीजन कम कर रहे हो? ये जलेगा तो किस पर जलेगा? ऑक्सीजन पर ही जलेगा ना। तो इससे बचने का प्रयास करें। हरे कृष्णा वरुण कटियाल जी ठीक है ना। इसलिए बहुत ज़रूरी है, सर्दियाँ पड़ रही हैं, आप सब अंगीठी जला रहे होंगे, कोयले जला रहे होंगे, हीट कन्वेक्टर्स लाए होंगे, अलग अलग प्रकार के हैं। कुछ लोग बोलते हैं फलाना, कुछ दिखाना। इसमें एक आता है पीटीसी। अब वो इंडिया में तो कम ही बनते, मेरे ख्याल से नहीं बनते होंगे, पर उसमें कहा जाता है ऑक्सीजन नहीं जलाई जाती है। ठीक है ना। तो ऐसे तमाम सारे और भी होते हैं, कुछ रेडिएटर बेस्ड भी होते हैं, तमाम सारे होते हैं। उन हीटर्स का इस्तेमाल करें पुराने हीटर्स की जगह पर। कोशिश करें जो कोयला जो आप जलाते हैं, अगर यदि उसको लेकर आते हैं घर में अंदर रखते तो उसको बाहर कर दें सोने से पहले। सोते पे कुछ पता नहीं चलेगा आपको ना। शालीन दवे जी बहुत बहुत धन्यवाद। केशव दवे कहते हैं शरीर ही माध्यम है कुछ भी करने का, इसलिए भाई शरीर पर ध्यान देना ज़रूरी है, आपकी निष्ठा पर हमें तनिक भी संदेह नहीं। केशव दुबे जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक में ही सर वही चीज़ है, थोड़ा समझ लीजिए ना। ठीक है तो ऐसा ना हो कि अपन हीटर जला के सोएं और गड़बड़ हो जाए। चलिए आज एक बात, शुरुआत तो कश्मीर से करनी थी, लेकिन उससे एक बड़ी खबर आई है। उससे बड़ी खबर निर्मला सीतारमन जी ने आज ब्रेक करी। जरा उस खबर पर आते हैं और ज़रा उस खबर को समझते हैं पहले क्या है।
वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया एंट्रिक्स देवास का मुद्दा, कहा यूपीए सरकार ने देश के साथ की धोखाधड़ी। अब भाई ऐसा क्या हो गया? दिनेश डांगी जी धन्यवाद। लगभग सभी ने इस मुद्दे को उठाया। निर्मला सीतारमण ने यूपीए सरकार पर साधा निशाना, एंट्रिक्स देवास सौदे में धोखाधड़ी का आरोप। ठीक बात है, तो वाकई में क्या धोखाधड़ी हुई थी? क्या धोखाधड़ी हो गई? देवास एंट्रिक्स धोखाधड़ी को कांग्रेस के लिए कांग्रेस द्वारा किया गया फरेब, निर्मला सीतारमण। आखिर ये ऐसा क्या मुद्दा क्या हो गया? तो जरा पहले आ जाते इस पर जरा समझें, आखिर ये क्या था? एंट्रिक्स देवास क्या था? एंट्रिक्स इसरो की वो इकाई है, कमर्शियल इकाई है, जो टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करती है दूसरी कंपनियों को। अब इसमें एक एस बैंड था, एस बैंड, उस एस बैंड को बेचने का प्रोविज़न था। वो एस बैंड एंट्रिक्स ने जो है बेचने का प्लान बनाया। सबसे पहले इसको समझ लीजिए, जो एंट्रिक्स जो कंपनी है या इसरो जो है वो डायरेक्टली सीधे पीएमओ के अंडर में होता है, प्रधानमंत्री कार्यालय के अंडर में होता है। ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट है ना। ठीक है, तो इस पर एक बेचने की बोली लगाई गई एस बैंड को और दिया गया देवास कंपनी को। तो देवास और इनका एक जो है सौदा हुआ। सबसे मज़े की बात यह है कि ये एक नई कंपनी थी, स्टार्टअप था ये। इसको मिल कैसे गया ठेका, ये अभी तक समझ में नहीं आया। सबसे पहली गड़बड़ यहाँ हुई कि नई कंपनी को कैसे दे दिया गया ठेका, जो अभी नया स्टार्टअप है। दूसरी बात, ये जो एस बैंड जो दिया गया, एस बैंड कौन सा बैंड है? अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है ना जीएसएम की, जैसे 900, 1800, 2400, राइट। 3G 4G जैसे आप बोलते हो, राइट। जी 1G 2G 3G 4G, तो ये अलग अलग बैंडविथ होती है। इस अलग अलग बैंडविथ में एक एस बैंड होता है। एस बैंड जो होता है वो स्पेसिफिकली रिजर्व्ड होता है भारतीय सेना, वायुसेना और नेवल के लिए। ये एस बैंड उनके लिए रिजर्व है, वही उस पर बातचीत करते हैं। उस पर यदि कम्युनिकेशन करना है, किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन, तो इस एस बैंड पर सिर्फ सेना के लिए रिजर्व होता है। अब इस एस बैंड की नीलामी क्यों कर दी गई? आपने, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी कुछ नहीं हो सकता जीएसएम में, तो ऐसा है वैसा। आज आप 4G में खड़े हैं, मैं आज आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। आज आप 4G में खड़े हैं, इस 4G की दुनिया में आप खड़े होकर आप मुझे एक बात ईमानदारी के साथ बताइए, ऐसा कितनी बार हुआ कि आपके पास क्रॉस कनेक्शन आया हो? ऐसा हुआ या नहीं हुआ, आप बताइए। साल में एक आध बार तो ऐसा होता ही है, 2-3 बार ऐसा हो ही जाता है। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद कि आप फ़ोन लगा, पहले तो बहुत होता था लैंडलाइन में, तो फ़ोन लगाओ किसी और को लग गया। इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज आने के बाद भी खूब हुआ। पहले बोले साहब वो इसलिए होता क्योंकि वो एनालॉग है, एनालॉग से उसको इलेक्ट्रॉनिक कर दिया, तो साहब इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के नाम से होने लगा। इलेक्ट्रॉनिक में भी खूब क्रॉस कनेक्शन होते थे, आज भी मोबाइल में क्रॉस कनेक्शन होते हैं। कितनों के साथ हुए हैं अभी तक, ज़रा ये बता दें। हुआ है? ठीक है। हर महीने एक बार आता है, हाँ हुआ है, मेरा एक बार हुआ है। महीने में 2-3 बार होता है, बिल्कुल 20 बार हो चुका है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, यानी बैंड आपस में, बैंड जो है उस बैंड पे जितने भी लोग बात कर रहे हैं वो बात क्रॉस कम्युनिकेट हो सकती है। तो फिर एस बैंड को यदि आप दोगे तो ये सेना की बात भी क्रॉस कम्युनिकेट हो जाएगी। ये तो तब है, ये तो तब हो जाता है अनजाने में, जब वो चाहते नहीं हैं। जब ये ऑपरेटर्स नहीं चाहते कि आपकी आपस की बात एक दूसरे में क्रॉस कनेक्शन हो जाए, तब क्या हो, जब वो उस टेक्नोलॉजी पर कोई विदेशी कंपनी काम करे, वो कहे नहीं यार सेना की जानकारी मुझे चाहिए, और वो पूरे बैंड की जितनी भी बातचीत हो रही बैंडविड्थ को एक एक को उठाना शुरू कर दे। तो एस बैंड की नीलामी हुई क्यों? एस बैंड दिया क्यों गया था? ये तो देश के साथ वाकई में धोखा था, ये तो देश के साथ गद्दारी थी अगर देखा जाए तो। इस पर बड़ा विवाद हुआ। 2005 में यूपीए सरकार ने इसको दिया, और सबसे नीट एंड क्लीन रेनकोट प्रधानमंत्री ने के कार्यकाल में दिया गया, और इसरो डायरेक्टली उनके अंडर में आता, तो ऑब्वियसली यही माना जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय ने दिया। इस पर बवाल हुआ, बहुत सारे बवाल होने के बाद 6 साल बाद जाकर 2011 में इसको रद्द किया गया कि इसको रद्द करो। 6 साल लगे इसको रद्द करने में। और 2011 में जब रद्द हुआ तो उसके बाद में देवास जो है उसने इंटरनेशनल कोर्ट में चला गया। इंटरनेशनल कोर्ट में बाकायदा वहाँ से बार बार चिट्ठी आती रही भारत सरकार को कि भाई आप अपना सॉलिसिटर नियुक्त करें, आप अपना वकील नियुक्त करें। इन्होंने नियुक्ति नहीं किया अपना वकील। एक्स पार्टी फैसला हुआ, एक्स पार्टी। और इस एक्स पार्टी फैसले में ये हुआ कि भाई भारत के ऊपर कुर्की का आदेश आ गया।
उसको आदेश मिला, वो जीत गया केस कि नहीं इसको नुकसान हुआ, इसके डैमेजेस इतने भारत सरकार को देने पड़ेंगे, और कुर्की के आदेश निकल गए। अब वो जगह जगह जाकर जो इंडियन एयरलाइंस की प्रॉपर्टी है, एयर इंडिया की जो प्रॉपर्टी है, सॉरी, उसको जगह जगह जाकर वो बोलता है कि भाई ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, ये तो भारत सरकार की, इसको जब्त करो, ये तो भारत सरकार की, इसको जब्त करो। आप देखिए, वकील तक खड़ा नहीं किया, बड़े कमाल की बात है। 1.3 अरब डॉलर का भुगतान करना है। अब भारत सरकार सोच रही है इसको दोबारा से फ्रेश, दोबारा से नए तरीके से इस केस को लड़ा जाए, अलग अलग कोर्ट्स में जाके लड़ा जाए, ताकि ये जो मामला है, ये जो वसूली का जो मामला है, ये विश्व को बताया जा सके कि असल में ये वसूली हमारे ऊपर नहीं, असल में देवास जो कंपनी है, इसने गड़बड़ करी थी, इसने फर्जी तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट लिया था, इसने फर्जीवाड़ा किया था, इसके ऊपर उल्टा केस होना चाहिए। सोचिए क्या चलता रहा इस देश के अंदर, किसी को पता ही नहीं रहा कि क्या हो रहा है। लोकमुद्रा जी कितनी, राम राम नीति जी, सैल्यूट टू योर डेडिकेशन, ग्रेटफुल फॉर इट, प्रेयर्स फॉर योर गुड हेल्थ ऑलवेज। धन्यवाद लोकमुद्रा जी। देवव्रत कहते हैं प्रणाम सर, अपना ख्याल रखें, आ ही रहे तो जल्दी या जाएं ताकि आपको जल्दी सोने को मिले। अभी संसद पे घर में भी बड़े बड़े रखना है, कौन वो बोलेंगे अंगीठी बाहर रखने को, सब इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, इसीलिए तो दिक्कत है सर, इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, बड़े बेवकूफ़ हो चुके हैं, सुनना नहीं चाहते किसी की बात। सो एकदम क्लियर है कि क्या चल रहा था। तो बार बार लोग लाइक के लिए बोल रहे हैं, भैया लाइक कर लो, जिनको लाइक नहीं करना वो लोग छोड़ के चले जाएं, ये भी लोग कह रहे हैं। बड़ा मतलब बार बार बोलने में बड़ा अजीब सा लगता है। कमाल की बात है, बड़े निर्लज्ज टाइप के लोग हैं, मतलब ये भी वो रोज़ बोलना पड़ेगा, बड़े शर्म की बात है। ठीक है ना। तो इसके बाद ये एनसीएलटी में भी गए, बाहर तो इन्होंने ही करवा लिया, एनसीएलटी में आए, एनसीएलटी में केस हारे, जिसमें कि आजकल बड़ा इजी है ना, बड़ा गए आप एनसीएलटी में और आपने दिवालिया कराना, दिवालिया करा लो, सामने वाले की एसेट्स बिकवा लो। लेकिन एनसीएलटी से केस हार गए, क्योंकि उसमें साबित हो गया कि ये पूरा फर्जीवाड़ा करके ये लाइसेंस दिया गया था, पूरे फर्जीवाड़े का ये केस था। इसके बाद जब ये एनसीएलटी से हार गए तो ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से भी ये हार गए, और अब जब चारों तरफ से हार गए, तब भारत सरकार अब इसकी तैयारी ये कर रही है कि अब इंटरनेशनल कोर्ट में भी इसको दोबारा खोला जाए इस मामले को, और ये पूरे जो है विश्व के अंदर इस बात का, ताकि पता चले लोगों को कि भाई ये मामला कुछ और ही था। एस बैंड एल बैंड, ये 2 टाइप के रडार इंडियन डिफेंस सिस्टम में यूज़ होता है जी, अरिंदम जी, बिल्कुल। सो दिस इज़ हाउ। तो ये पूरा मामला था, इस मामले का आज पटाक्षेप निर्मला सीतारमण ने किया, आप सब भी देखिए। कांग्रेस का कितना, सर यही तो बात है ना, इसमें कमीशन तो उसमें भी रहा होगा, जब इन्होंने बोला होगा ना कि भाई देखिए, पहली बात तो ये कि आपको वो बैंड बेच दिया जो बैंड देना ही नहीं था। दूसरी बात कि जब इसका ये हुआ, व्हाट यू कॉल दैट, टर्मिनेशन हुआ, तो टर्मिनेशन में फिर ये कर दिया कि हम तो भेजेंगे नहीं अपना वकील, तुमको तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। पहले सेटिंग ऐसी होती थी कि आप कोई बात नहीं, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया, सब कुछ हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम क्लेम कर दो, तुम्हारे को क्लेम में से पैसा मिल जाएगा, यही चलता था पहले, ऐसी सेटिंग चलती थी, वही सेटिंग थी। और अभी तो शुक्र मनाइए कि उनकी सरकार नहीं है, नहीं तो अब तक तो भारत सरकार ने दे भी दिया होता। 1.3 अरब डॉलर ही तो देना है, 50-50 में सौदा हो जाता है। ऐसी तो पैसा आया, इतना पैसा आया कहाँ से कि सरकार में नहीं तो भी खर्चा कर ले रहे हैं, अंटे शंट खर्चा कर ले रहे हैं, कहाँ से आ रहा है पैसा। सेटेलाइट लॉन्च हुए नहीं सर, उनका 6S बैंड देवास को भेज दिया था और पीएमओ को कोई जानकारी ही नहीं थी। एग्जैक्टली हेमंत जी। तो ये स्थिति इनकी थी, इस स्थिति पर काम होता था। और ये कौन मंत्री थे साहब पूछिए मत, बट इसमें तो एक मंत्री जी तो जेल भी हो आए थे। खैर ये सब चलता रहेगा। तो मित्रों ये पहले चलता था जो आपके साथ हो रहा था, और ये आज की कहानी है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है, पहले पैसा लुटाया जाता था, आज पैसा बचाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब आज वो तस्वीर, जिस तस्वीर को देखने से आप सब बचना चाहते होंगे, उस तस्वीर को भी देख लें। ये वो तस्वीर है
एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित्स 19 जनवरी 1990, होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे। इसको आपको बड़ा याद रखना चाहिए। क्यों याद रखना चाहिए? उसका कारण है 5 लाख कश्मीरी पंडितों को, ओवर 3 lakhs माइनॉरिटी हिंदूज फोर्सिबली एविक्टेड फ्रॉम कश्मीर। कोई बोलने वाला नहीं साहब, कोई बात करने वाला नहीं इस बात के लिए। आज ही का वो दिन था जब जो अपने आप को बड़े शरीफ बनते ना, जब इन लोगों ने बाकायदा मस्जिदों से अनाउंसमेंट करी थी कि या तो कन्वर्ट हो जाओ, या तो कन्वर्ट हो जाओ, या भाग जाओ, या मर जाओ। और सब कुछ प्री प्लानिंग के तहत हुआ था। उसके बाद हज़ारों लाखों की संख्या में इनके वही लोग, वही जिहादी मानसिकता वाले लोग निकल आए सड़कों पर, AK-47 लेकर, तलवारें लेकर, जिसके पास जो था, बंदूकें लेकर। उनसे लड़ पाने का कोई उपाय नहीं था इनके पास में। समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि भाई आप चाहते भी तो भी आप चाहते भी तो भी आप समझा नहीं पाते, क्योंकि कश्मीर उस समय किस में था? कश्मीर तो अपनी कश्मीरियत में था। और कश्मीरियत क्या है? कश्मीरियत तो भाईचारा है, भाईचारा। तो भाईचारा में थे, लेकिन समस्या यह थी कि भाईचारे में, जिस भाईचारे में थे, उस बाई ने ही बाई को कसाई बन के काटा। पड़ोसी ने ही नहीं पड़ोसी को मारा। कोई बाहर से नहीं आए लोग। कमलेश मेहता जी सही न्यूज़ देते हैं, थैंक्स, धन्यवाद कमलेश जी। मिलिटेंट्स हैंग कश्मीरी पोएट सन, भाईचारा, कविताएं लिखते थे। सर्वानंद प्रेमी और उनके सुपुत्र दोनों को मार दिया। और उनको फांसी दे दी गई, लटका दिया गया उनकी लाश को। ठीक है ना? 65 साल के प्रेमी थे उस समय सर्वानंद प्रेमी जी, और फ्रीडम फाइटर थे, और सब जानते थे उनको पूरे कश्मीर में। ठीक है ना? अ नोटेड ब्रॉडकास्टर वॉज कॉल्ड आउट ऑफ हिज रेजिडेंस एंड हैंग्ड बाय मिलिटेंट्स, द सोर्सेस सेड। ठीक है ना? बाहर बुलाया, बोले बाहर आ जाओ। बाहर आए तो उनको फांसी दी गई चौड़े में। सारे अड़ोसी पड़ोसी भी साथ में थे, सारे अड़ोसी पड़ोसी भी देख रहे थे। ये कश्मीर की नंगी हकीकत है जो कोई बोलना नहीं चाहता। कश्मीरी भी इस पर बोलना नहीं चाहते। क्यों नहीं बोलना चाहते? क्योंकि उनको डर लगता है। विरल पटेल जी धन्यवाद। क्योंकि उनको डर लगता है, सच बोलने से डर लगता है, उन्हें सच को बोलने से डर लगता है। गंगा जमनी तहजीब जो लोग चिल्ला रहे थे, जो लोग कहते थे गंगा जमनी तहजीब है, वो गंगा जमनी तहजीब हलाक कर दी गई। जिस गंगा जमनी तहजीब की लोग बात करते, कैसे कैसे केसेस हुए हैं। एक आदमी को मार दिया गया, उसके बच्चे को मार दिया गया, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए बच्चे के। उस औरत को जब चावल खिलाए गए तो बताया, जब वो खाने लगी तो उसको बिरयानी दी, बोले बिरयानी खा, मीट की बिरयानी खा। पहले उसके साथ गैंगरेप हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद जब मीट की बिरयानी उसे खिलाई गई तब उसे बताया गया तुझे कैसी लगी। अब वो बंदूकों के साये में क्या बोलेगी, चुप रही, देखती रही। बोले मीट अच्छा लगा, ये तेरे ही बच्चे का मीट है। उसी के खून से, उस आदमी के खून से, उसके पति के खून से उस बिरयानी को बनाया गया था। आप क्या बात करते हैं? ये लोग बात करते हैं इसकी, इंसानियत की। कौन सी इंसानियत? इस कौम में कौन सी इंसानियत है बताइए? एक आदमी उठकर नहीं आया आज तक ये बोलने कि नहीं कश्मीर में गलत हुआ, ये जेनोसाइड गलत हुआ। आप में से कितने लोगों को ये वाली कहानी मालूम थी? ठीक है ना? और उनको बचाने वाले कौन लोग हैं? बचाने वाले भी लोग बहुत सारे, नो लिखने वाले भी लोग मौजूद हैं। अरे बाप रे बाप, मतलब हमारा जीके तो बहुत कमज़ोर है सर, हमारा जीके तो बहुत कमज़ोर है।
बड़े हैरानी की बात है। और मैं तो अपने इस लाइव पर भी कई बार इसका डिस्कशन कर चुका हूँ। एक बार तो हमने वो इंटरव्यू भी चलाया था उन मोहतरमा का। कमाल है। ठीक है, तो किसी ने लिखा मैंने संघ कार्यालय पर सुनी। किसी जगह सुनने की ज़रूरत नहीं सर, इंटरव्यू पड़ा हुआ है, उसका सामने पड़ा हुआ इंटरव्यू है ना। Kashmiri Pandits were super pseudo secular. Many used to keep Quran in the house. Last year, NRI Kashmiris made the video wishing Eid to their brothers. ब्रजेश व्यास जी, अभी भी ऐसा है। आ रहा हूँ मैं, उस पर आ रहा हूँ। उनको कवर अप करने के लिए भी लोग उस समय मौजूद थे। इस लड़की को आप ना पहचानते हो तो मैं बता दूं, इसका नाम है बरखा दत्त। सुनिए जरा क्या कह रही है। Today, hapless victims, they were once the privileged elite of the valley. They may be hapless victims. Today, hapless victims, they were once the privileged elite of the valley. Today, hapless victims, they were once the privileged elite of the valley. इतना नफरत इसके अंदर भरी हुई है हिंदुओं को लेकर। इतनी नफरत इसके अंदर तब भरी हुई थी जब ये छोकरी कुछ भी नहीं थी। इस तरह की वीडियो बना बना कर ये आगे बढ़ी। इसका कहने का मतलब ये है, आज जो कमज़ोर असहाय दिख रहे हैं ये लोग कल वो थे जिनका दबदबा रुतबा था। मतलब इतनी नफरत है कि जो पिट रहे हैं उन पर भी इसके मुंह से दो शब्द ये नहीं निकले कि भाई बेचारे हैं। कि जो आज बेचारे दिख रहे हैं वो असल में कल तो दबंग थे, दादागिरी करते थे। कैसे करते थे वो भी सुनिए। दे शुड बी रिमेंबर्ड एज भाईचारा डे, देबू फरथियाल जी। बिल्कुल। They may have been a minority, but at that time they had monopolized government jobs, plum postings, and other such social benefits. But at that time they had monopolized government jobs, plum postings, and other such social benefits. बरखा दत्त कहती हैं कि वो यहाँ आपको माइनॉरिटी भले ही लगे, लेकिन असलियत ये है कि उन्होंने सारी सरकारी जॉब्स पर कब्जा कर लिया था। प्लम पोस्टिंग, मलाईदार पोस्टिंग्स पर उनका कब्जा था, उनका रुतबा था, इसलिए ये सब हुआ। अच्छा, benefits. In fact, the sharp economic disparity between the Pandits and the poor Muslim majority was one of the earliest reasons for popular discontent in the state. तो साहब क्यों हुआ? क्योंकि प्लम पोस्टिंग उनको मिल गई। प्लम पोस्टिंग, सरकारी नौकरी, वो तो अपने पढ़ने की वजह से मिली ना। वो पढ़ने में स्मार्ट थे, वो जिहादी टाइप नहीं थे, इस वजह से मिली ना। अगर वो मदरसे में पढ़ते तो उनको नहीं मिलती, वो भी जाहिल होते इनकी तरह। तो भाई इसमें किसकी गलती है? इसमें किसकी गलती है? कोई आदमी पढ़ लिख कर अगर पोस्ट पे पहुंच जाए और दूसरा आदमी अगर पढ़ा लिखा नहीं है, वो चपरासी की नौकरी पर है, तो इसका मतलब वो जाके बॉस को, आईएएस को चाकू मार दे। ऐसा होना चाहिए क्या? इनके हिसाब से तो ऐसे ही होना चाहिए। आई एम ए कश्मीरी पंडित, मनी थैंक्स टू यू फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग 19 जनवरी 1990। द न्यू जनरेशन इज नॉट अवेयर एंड यू आर मेकिंग देम अवेयर। दीपेंद्र दास जी, धन्यवाद भैया। तो साहब ये स्थिति, अब ये स्थिति क्यों? क्योंकि उनको भी मालूम था कि जो कश्मीरी पंडित हैं वो तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, वो तो चुप बैठे रहेंगे, वो गंगा जमनी तहजीब में ही लगे रहे। मेंढक वाला हाल मालूम है ना? मेंढक वाला, मेंढक वाला हिसाब तो मालूम ही होगा आपको। जिन लोगों को नहीं मालूम है वो बताए, तो उनको भी हम बताते हैं कि मेंढक वाला क्या हाल है। मेंढक को जब आप किसी उसमें डाल दो पानी में और नीचे आप बर्नर पे उसको रख दो, तो जब धीरे धीरे तापमान बढ़ता है तो अपना तापमान अपने आप को एडजस्ट करने, तापमान से अपने आप को एडजस्ट करता है, पूरी शक्ति उसमें लगा देता है। बाद में पानी जब उबलने लगता है तो उसी पानी में उबल कर मर जाता है, बाहर नहीं निकल पाता। क्यों? पूरी शक्ति लगा चुका हो अपनी। कुछ ऐसा ही हाल कश्मीरी पंडितों का भी था, अभी भी है। अभी भी कश्मीर में जो बचे हुए कश्मीरी पंडित थे जिनका सौदा हो गया था कि हम यहाँ रुकते हैं तो हमें कुछ मत बोलना, वो अभी भी नहीं बोलने देंगे आपको। वो अभी भी बोलेंगे नहीं, गंगा जमनी तहजीब। ये हमेशा इसी चक्कर में मरा है हिंदू, हमेशा। कोई नई बात थोड़ी है। इनमें से कुछ हमेशा ऐसे निकलते हैं और वो ऐसे 2 4 5 को रखते हैं अपने पास।
ताकि नैरेटिव बनाने में आसानी हो। 5 लाख कश्मीरी पंडित मार दिए साहब, कोई बोलने वाला नहीं है, चू करने वाला नहीं है। और कब मार दिए? ये जो आज जो बैठ के राम के भजन गा रहा ना, क्या नाम है उसका, नाम मालूम है? वो मोटू का, फारूक अब्दुल्ला, वो मुख्यमंत्री था और देश का पहला पहला मुसलमान गृह मंत्री था जिसने बता दिया था मुसलमानों को, देखो अगर हम आ गए तो क्या कर लेंगे। गृह मंत्री बनते ही ये स्थिति थी। समझिए आप, पहला गृह मंत्री, पहला मुस्लिम गृह मंत्री था, उसने पहली बार में ऐसी रेल लगाई कि लंका लगा दी बिल्कुल। गजवा हिंद की उसने बिल्कुल बोले बोले काय के इंतजार करना, कोई चू नहीं हुई साहब। 1990 था, टेलीविजन था, मीडिया था, सब कुछ था। कोई बोलने वाला नहीं, किसी दूरदर्शन ने, किसी चैनल ने कुछ नहीं चलाया, कोई अखबारों ने नहीं छापा, सब चुप। Why don't we agree that still Kayer and want someone else to fight for our fight? Absolutely राजेश जी, बिल्कुल यही कह रहा हूँ मैं, अभी भी यही हाल है। That's why I say it, Mullah Blaj make them pay. तो आप सोचिए कि किस मंजर से वो लोग निकले होंगे। आज कितनी ठंड है, आप लोग रजाई में बैठे हुए हैं। अब ज़रा सोचिए, आपको मैं सिर्फ इतना मौका दूं कि आप घर से भाग सकते हो, कुछ ले जा नहीं सकते, औरत को भी नहीं ले जा सकते। रात के अंधेरे में आपको भागना है बचते हुए। ज़्यादातर तो उनके हाथ पड़ गई थी औरतें, तो वहीं नोच खसोट शुरू हो गई थी चौराहे पे, सड़कों पे। और ऐसा नहीं उसके बाद छोड़ दिया हो, फिर ले गए घसीट के, बोले तो हमारे माले गनीमत है हमारा, ये तो हमारे साथ रहेगी, रख लिया। बहुत बहुतों की औरतें अभी भी गायब हैं, अभी कभी नहीं मिलने वाली भी नहीं। आदमियों को मार दिया तो अब उनके पूछने कौन आएगा? जो लड़के थे उनको अपना गुलाम बना लिया। वैसे मैं एग्रेसिव नहीं होता हूँ, लेकिन बरखा को देखकर थप्पड़ लगाने का मन कर रहा है उसको। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप एग्रेसिव नहीं होते हो। मोस्ट वांटेड आतंकवादी मसूद की दोस्त है। सर किसकी दोस्त है वो तो भगवान मालिक है। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस प्रकार से लोगों को मारा गया, जिस प्रकार से लोगों को वहाँ से भगाया गया, और उसको भी एक, देखिए हर चीज़ में इनके पास बहाने होते हैं, हर चीज़ में, हर चीज़ में। अभी एक दिल्ली का केस है, कल का केस है, किसी अखबार ने कवर नहीं है, कहीं नहीं किया। एक लेडी है, उसका रेप हुआ, तो जिसने उसका रेप किया उसने उस पर रेप का केस चार्ज लगाया, और कल ही मतलब कल ही गोली मारी है उसे, उसके भाई को, जो छूट कर आया, जैसे जमानत मिली, ठीक है ना। इरफान आया, इरफान ने गोली मार दी धड़ाम से, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। रेप भी करेंगे, उसके भाई को गोली भी मार देंगे, सब चौड़े में होगा, मजाले की कोई बात कर ले। ये हिंदुओं की असलियत है, ये हिंदुओं की असलियत है। कुछ नहीं कर सकता हिंदू, सिर्फ यहाँ लिख सकते हम लोग गुस्सा आ रहा है, ऐसा है, मुझे कभी गुस्सा नहीं आता लेकिन आज गुस्सा आ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। आप जीते हो सरकारों के भरोसे। सरकार तो तब भी थी, भले ही फारूक अब्दुल्ला की। आप जीते हो पुलिस के भरोसे, पुलिस तो तब भी थी, ऐसा तो नहीं कि पुलिस नहीं थी, पुलिस तो तब भी थी। फिर क्या हुआ, तब पुलिस कहाँ गई थी? इसलिए मैं कहता हूँ अपनी सुरक्षा का इंतज़ाम खुद आपको रखना चाहिए। और ऐसे जितने भी कायर हों जो आपके मोहल्ले में हों, जो इस बात से इत्तेफाक ना रखते हो, उन्हें वहाँ से निकाल दीजिए, उन्हें भगा दीजिए वहाँ से, क्योंकि ये मरेंगे मरेंगे, आपको भी मरवाएंगे। जो सेक्युलरिज्म की बात कर रहा है आपके साथ बैठकर, उसको धक्का दीजिए, उसको मजबूर कीजिए। मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड इस बात को बोलता हूँ, उसको मजबूर कीजिए कि वो जाकर मुसलमानों के इलाकों में रहे, सेक्युलरिज्म का पाठ वहाँ पढ़ाए, हमको नहीं पढ़ाना, उनको पढ़ाए जाकर, उनके बीच में रहे। और जो लोग हैं ना जो कहते हैं ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे एक जैसे हैं, अल्लाह जीसस गॉड सब बराबर हैं, हाँ, हमको मत पढ़ाओ, किसी को एक कागज़ पे लिख लो, एक कागज़ पे लिख लो मियाँ, और ले जाके सिर्फ 4 मुसलमानों से साइन करा के ले आना, मैं मान जाऊँगा। एक नहीं करेगा, ठीक है ना। सर इनकी 300 होती तो एक दिन में संविधान पलट देंगे और सरिया दे देंगे। देखिए वो इसलिए कर देंगे, उन्हें मालूम है उनके साथ लड़ने वाले पीछे मौजूद हैं। फारूक अब्दुल्ला नहीं गया था सर वहाँ पर, मुफ्ती मोहम्मद सईद नहीं गया था वहाँ पर, वो तो सिर्फ ऊपर से प्रोटेक्शन दे रहे थे। काम किसने किया? हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या, हमारे यहाँ उल्टा है। हमारे यहाँ
हम चाहते हैं फारूक अब्दुल्ला उतरा है, फारूक अब्दुल्ला उतरा था क्या? नहीं उतरा। मुफ्ती मोहम्मद सईद उतरा क्या मैदान में? नहीं उतरा। उनकी जनता ने कर दिखाया। हमारे यहाँ जनता मोदी योगी को ही देखती रहती है कि वो कब कुछ करेगा। तो प्रॉब्लम हमारे साथ है, उनके साथ में नहीं है। हम अभी तक उस मेन मुद्दे को ही नहीं पकड़ पा रहे। ठीक है ना? ठीक है ना? 91 में मेरा बाबा का JNK में पोस्टिंग थी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना? अब क्या? तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, सब जनता के सामने था, जनता फिर भी चुप बैठी थी। आप एक काम कीजिए, आप कहाँ हुआ? त्रिपुरा में कुछ घटना हुई, रैली और तोड़फोड़ कहाँ हुई? दंगा कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। ठीक दो कोने, भारत के दो कोने, ठीक दो कोनों में वहाँ कुछ हो रहा था। यहाँ तो आवाज़ उठा लेते, यहाँ भी नहीं उठा पाए। सिद्धार्थी ऑफिशियल जी कहते हैं भैया हमारी जनता जेल में ठूस दी जाती है, उनकी सर आपसे ज़्यादा ठूसी जाती है, आपको कुछ पता ही नहीं है, फिर भी वो डरते नहीं है। छूट गए ना, जमानत हो गई ना दिलबर नेगी वालों की, हो गई जमानत, मिल गई सर उनको, जिन्होंने दिलबर नेगी को मारा था जला के। अभी थोड़े दिनों बाद एक नया वो आ जाएगा, उसमें बता दिया जाएगा दिलबर नेगी ने अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया था, खुद ही जला लिया अपने आप को, सुसाइड कर लिया। कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी, किसने मारी छुरी? राम का नाम लेकर बोलना चाहिए, मुंह में पैगम बगल में खंजर, मुंह में पैगम्बर। रॉबरकुल जी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अभी तक देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम मालूम कहाँ है? मैं आपको एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल दूँ, यहाँ जितने भी लोग ये कमेंट कर रहे हैं ना कि फलाना ढिकाना, सर आप सबसे बड़े कायर हो, आप डरपोक हो, दब्बू हो, एक नंबर के दब्बू डरपोक हो। तभी तो आप ये कह रहे हो जो हमारे को जेल में ठूस देती है, हमारे को ऐसा होता है। ये सिर्फ डरपोक के बहाने होते हैं और कुछ नहीं होता। आप डरपोक को, महाडरपोक को, इसके बहाने आप यहां दिखा रहे हो। ठीक है ना? अब क्या बोले? तो ये परिस्थितियां हैं। पुलिस इज प्रोटेक्टिंग मुस्लिम कम्युनिटी। सर कहीं नहीं होता। आपके अंदर जहाँ ताकत होती है वहाँ ऐसा नहीं होता, जहाँ ताकत नहीं होती वहीं ऐसा होता है, जहाँ ताकत नहीं होती वहीं ऐसा होता है, जहाँ आपको डर लगता है ना वहीं ऐसा होता है। ठीक है ना? बाकी आप सोच लो आपको क्या करना है। ठीक है? सो थिंग्स आर वेरी क्लियर। और पीपल आर कायर, लालची एंड ग्रीडी पीपल। राजेश उपाध्याय जी, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लालची हैं, डरपोक है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, कोई दो राय बनती ही नहीं कहीं से कहीं तक। ऋषभ जी कहते हैं अंत में सर अपनी तलवार पर ही भरोसा करना चाहिए, मेजॉरिटी माइनॉरिटी जैसी रहती है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तिपिन दास कहते हैं लेफ्टिस्ट स्प्रेड नैरेटिव ऑन ट्विटर दैट पंडित एक्सोडस वाज प्लान्ड बाय बीजेपी एंड बिकॉज ओनली 300 पंडित डाइड इट डजंट क्वालिफाई एज जिनोसाइड। ओह क्या बात है! 300, हज़ारों के नाम तो सर लिस्टेड है, हज़ारों के, लाखों के बल्कि। कब तक ये झूठ बोलेंगे? इनसे पूछिए तो 84 के दंगों में कोई मरा ही नहीं था, तो अपने आप उन्होंने आत्मदाह किए थे सबने। सर लेकिन उस समय केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट थी क्या? नहीं, केंद्र में बीजेपी गवर्नमेंट थी उस समय। बीजेपी आरएसएस कोई हिंदू संगठन क्यों नहीं उतरा लोगों को जगाने, सरकार को हिलाने के लिए? सचिन सोनी जी, ठेका लिया बीजेपी आरएसएस ने, आपका ठेका लिया होगा, उसने बताया होगा ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। बीजेपी आउटसाइड सपोर्ट दे रही थी वीपी सिंह गवर्नमेंट को, वीपी सिंह की सरकार थी। ठीक है ना? बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, ये क्लियर हो गया सचिन सोनी जी। दूसरी बात, कोई संगठन क्यों नहीं? संगठन तो 1925 से उतरा हुआ है सर जगाने। आप जागने कोई तैयार नहीं हो। आप कहाँ जाग रहे हो? आप जाग रहे हो? आप जागे? 1925 से उतरा हुआ, 1990 में आपको भगाया गया, 1990 से आपकी ये बुरी हालत है। तब आपने क्या कर लिया बताइए? तब आपने क्या कर लिया? 1990 में आपको भगाया गया। आज कौन से ईयर में हम? 2022 में। अब आप जुड़े इनसे, या इनमें मतलब एलियंस आते हैं, मतलब उड़न तश्तरी आएगी,
उसमें मार्स से वीनस से लोग आएंगे, उसमें से लोग आएंगे, वो बचाएंगे आपको, ऐसा होगा क्या? कमाल है। मेरी माँ मेरी बहन मुझे उस ट्रंक में बंद कर दिया था आतंकवादी से बचने के लिए। हम रात को ट्रक में भागेगा निभा ओगरा जी। बिल्कुल सब ऐसे ही भागे, ट्रंक में बंद होकर ही भागे। इमेजिन व्हाट वुड हैवन व्हेन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैपेंस टू बी अ मुस्लिम। देबू फरतियाल जी, बिल्कुल बिल्कुल। विरल पटेल कहते हैं आई एग्री। राजेश उपाध्याय, अच्छा आपस में बात चल रही है। भीड़तंत्र का जवाब, भीड़तंत्र ये एक हिंदू समाज बनो। बिल्कुल। तो भाई आप एक बात को समझिए, 1925 से वो लोग अपना काम कर रहे हैं। आरएसएस मेरे ख्याल से 1925 से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 100% एग्रीड। आई एम ए कावर्ड। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। कम से कम आपने एटलीस्ट एग्री किया, कम से कम एटलीस्ट आपने समस्या को पहचाना, अच्छी बात है। 1925 से वो लोग हैं, उसमें से कितने सारे लोग गए, कितने जुड़े? 1945 में भी, 47 में भी यही स्थिति थी, 1945 में भी यही स्थिति थी। उसके बाद भी ऐसी रही, लगातार दंगे होते रहे, लगातार सब कुछ चलता रहा। और फिर फाइनली कश्मीर के बाद भी होते रहे, ऐसा नहीं कश्मीर के बाद सुधर गए हालात। गुजरात में, अहमदाबाद में हर साल दंगे होते थे। वो हर साल दंगे करके हर साल अपनी थोड़ी बाउंड्री बढ़ा देते थे, हर साल दंगे करके हर साल अपनी थोड़ी बाउंड्री बढ़ा देते थे। जहाँ भी दंगे हुए, देखिए आप एक स्टेटस समझिए, जहाँ भी दंगे हुए हैं, जहाँ जहाँ मुसलमानों ने दंगे किए हैं, हमेशा पहली बात तो जो है दंगे जो हैं मुसलमानों की तरफ से स्टार्ट हुए, है ना। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट। चाहे वो पत्थर फेंकने से शुरुआत हुई हो, चाहे कुछ भी हुई हो, उनको लगता है हम दादागिरी कर लेंगे। जब भी दंगे हुए हैं तो जो मुस्लिम बहुल इलाका जहाँ होता है, उसके अगल बगल जितने घरों को जलाते हैं उस पर वो कब्जा कर लेते हैं, उस पर वापस हिंदू नहीं आ पाता, वहाँ नहीं आ पाता। ये आप देख लीजिएगा, पूरे भारत में आज तक जितने दंगे हुए हैं, अगर मेरी बात गलत निकले तो आप जो बोलो मैं हारा। लेकिन इसके विपरीत हिंदू बहुल इलाके में यदि ऐसा होता है, मान लीजिए किसी मुसलमान का घर, पहली बात तो जलाना असंभव है, फिर भी जल जाता अगर एक का दुक्का, तो वहाँ वो वापस आता है, रहता है, और बल्कि वही खुद बुलाते हैं, आओ आओ रहो, हम देखेंगे आप, कोई कुछ नहीं होगा। ऐसे ही होता है ना। आप मुझे बता दीजिए कितने मुसलमानों के घरों पे कब्जा हुआ है, और आप मुझे गिनती करके बता दीजिए कितने हिंदुओं के घर पे कब्जा हुआ। आप गिनती नहीं कर पाएंगे भाई साहब, गिनती छोटी पड़ जाएगी आपकी, गिनती नहीं कर पाएंगे आप। तो ये फ़र्क है। अब लोग बोलेंगे हिंदू मुसलमान, तो सच्चाई है, वो तो है, उसको क्या किया जाए। शास्त्र की शिक्षा दी जाती है पर शास्त्र की नहीं, शास्त्र की शिक्षा दी जाती है, शास्त्र की नहीं। नरेश ओझा जी, नरेश आहूजा जी, सॉरी। तो भाई ये एक बिल्कुल प्लान्ड और स्ट्रेटेजिक मूव होता है, उस प्लान्ड और स्ट्रेटेजिक मूव पर वो काम करते हैं। और वहाँ उन्होंने रजिस्टर करा लिया, उस रजिस्ट्रिंग को अब कैंसिल किया जा रहा है। धारा 370 हट गई है। अब केंद्र सरकार के जो वहाँ बैठे हुए हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो गवर्नर साहब रजिस्ट्रियाँ कैंसिल कर रहे हैं, जिनकी पुरानी रजिस्ट्रियाँ उन्हीं को वैलिड कर रहे हैं, जो लैंड जिहाद हुआ उसको कैंसिल कर रहे हैं। तो चीज़ें हैं, सरकार तो अपना काम कर रही है। समस्या ये है, सरकार तो रजिस्ट्री कैंसिल कराने को तैयार है, पर आप वहाँ जा के रहने को तो तैयार हो। आपके जो बंधु हैं ना, जो कश्मीरी बंधु, वो जाने को तैयार नहीं। कहते हमको डर लगता है, हमको गोली मार देंगे, अभी भी मार देंगे, मर जाएंगे तो। मर जाएंगे से पहले मार दो ना चार को, तो बात खत्म हो जाएगी, कोई आपको मारने नहीं आएगा। अभी भी वो जिसको गोली मार दी मेडिकल स्टोर वाले को, वो नहीं भागे थे वहाँ से, उनके साथ वाले थे। उसकी बेटी क्या ज्ञान पढ़ा रही थी, क्या ज्ञान पढ़ा रही थी, हमने वीडियो चलाया था, याद है आपको? क्या ज्ञान पढ़ा रही थी कि नहीं 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 नहीं, वो मुसलमान ने नहीं मारा, उसने कुरान नहीं पढ़ी, उसने मुसलमान ने। अभी भी इनके दिमाग में है। जब तक तुम्हारे दिमाग में बना रहेगा तब तक तुम ऐसे ही कटते पिटते रहोगे। आप सब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना सीखो, जैसे एक भाई साहब ने आइडेंटिफाई किया। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं कायर हूँ, एग्रीड। कम से कम यहाँ से इलाज शुरू होगा। पहले आप मानो तो सही कि मैं बीमार हूँ, तब तो डॉक्टर के पास जाओगे, तब तो इलाज की बारी आएगी। यहाँ तो आदमी मानता ही नहीं है, बोले मुझे, मैं तो एकदम ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर किस चीज़ का इलाज करें? सर जब तक हिंदू गोडसे को लेकर अपोलोजेटिक रहेगा तब तक हिंदू को दबाया जाएगा, प्रणव जी कहते हैं। किसी को लेके कोई कभी ये नहीं होना चाहिए, अपोलोजेटिक कभी नहीं होना चाहिए। हिंदूज लुक एट द स्मॉलर पिक्चर लाइक गवर्नमेंट जॉब, इन्फ्लेशन, रिजर्वेशन, बट दे डोंट बॉदर अबाउट दीज, बट फोकस ओनली एट बिगर पिक्चर जिहाद। एब्सोल्युटली माधवी जी, बिल्कुल माधवी वैष्णव जी, आपकी बात 100% सही है।
या रोटी कपड़ा मकान में ही मर जाते हैं, या नौकरी मिल जाए इसमें ही मर जाते हैं। इसी में हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। एक ही बच्चा 2 ही बच्चे करेंगे, क्यों भैया, पढ़ाना है, अच्छा वो करना है, पढ़ा तो 5 में भी लोगे आप, लेकिन नहीं, उसके बाद में फिर हिम्मत नहीं है लड़ने की। दूसरी दिक्कत ये भी है, आज ये शहरों से शुरू हो रहा है, कल ये गाँव तक पहुँचेगा। बहुत सारे गाँव हैं जो खाली हो गए, मैं वो भी दिखाऊंगा आगे कैसे खाली हो रहे हैं। आ गए बड़े भाई, मेरा बेटा बोला जी, ठीक है ना। 78 में कटक में हम लोगों ने औकात दिखा दिया, सब जगह जी, कौन सी ऐसी जगह जहाँ नहीं दिखाया। उसके बावजूद उनको विक्टिम कार्ड प्ले करना है, तो विक्टिम कार्ड ये प्ले कर रही थी कि इसलिए हुआ क्योंकि वो डिस्पैरिटी थी इनकम की। अच्छा, मेरे यहाँ अगर मान लो मेरे पास पैसा नहीं है, तो फिर क्या करें, मैं दूसरे में चाकू मार दूँ जाके? कभी आपने हिंदू को ऐसा करते देखा है? इकोनॉमिक डिस्पैरिटी तो मारना शुरू कर दिया हो। बहुत हालत ख़राब है हिंदुओं की, अपने ही देश में रेफ्यूजी बन के घूम रहे हैं, सच्चाई है। पूरे भारत में, कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत में आपकी औकात इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप सिर्फ वहाँ रह पा रहे हो जहाँ बीजेपी की सरकार है, टू बी वेरी फ्रैंक। पार्टी पॉलिटिक्स में पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन सच्चाई यही है कि आप वहीं जी पा रहे हो जहाँ बीजेपी है। जिधर बीजेपी नहीं, वहाँ तो आपका आता पता भी नहीं चल रहा। कंप्लेंट लिखाने जाते हो, 2 लात मार के भगा देता है थानेदार, बोले निकल यहाँ से, किसके खिलाफ कंप्लेंट करने आया? गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं तो आप पता कर लो, इतने सारे रोज गैंगरेप के केस दिखाता हूँ आपको, रोज दिखाता हूँ। राजस्थान में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, चूं नहीं निकलती आदमी की, हिम्मत नहीं जाके कंप्लेंट कर दे। छत्तीसगढ़ से मेरे पास होना था, बोले सर ऐसा ऐसा हो गया। मैंने कहा जाओ नज़दीकी थाने में जाके, नहीं सर थाने नहीं जाएंगे। क्यों? या सर उल्टा हमको फंसा के बंद कर देंगे वो। ठीक है ना, इसलिए इसलिए अभी भी जाग जाइए, अभी भी समझ लीजिए, है ना। कुछ लोग नकली भगवा रंग पहन के घूम रहे हैं आजकल, उनसे भी बचिए, और उनसे ज़्यादा जब बचिए जो आपके बीच में है, उनके बारे में बताऊंगा जो आपके बीच में है। पर पहले ज़रा पॉलिटिक्स की बात आई है, तो पॉलिटिक्स की बात कर लें। शास्त्र शिक्षा और हिंदू इतिहास पढ़ाना ज़रूरी है, जी बिल्कुल नरेश जी, एग्रीड। मैं आभारी हूं कि मुझे भाजपा में शामिल होने का मौका मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और विजन बहुत अद्भुत है। भाजपा में शामिल होने के बाद दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत के छोटे भाई कर्नल विजय रावत, तो कर्नल विजय रावत जी शामिल हो गए। एक पदोड़ा कह रहा था कि बिपिन रावत आम आदमी पार्टी में आना चाहते थे। पदोड़े की पाद की हवा निकल गई भाई पूरी। बड़ा सुपर कदम लिया भाई बीजेपी ने, उनके छोटे भाई को बीजेपी में शामिल कर लिया, उत्तराखंड में बीजेपी में शामिल हो गए। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के भाई कर्नल विजय रावत। अंग्रेजों ने राज किया, कभी हिंदुओं ने ब्रिटेन में बम फोड़ा? विरल पटेल जी, हिम्मत ही नहीं, फोड़ेंगे कहाँ से, कैसी बात कर दी आपने। सर आपकी बात से खून खोलता है, गन लेके चला जाऊं? हो गया, ठीक है, चलो। तो अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? आज शामिल हो गए, भाजपा में शामिल हो गए धामी जी के साथ में, क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे सबसे बड़ा फ़र्क ये पड़ेगा, एक जो 8 PM जो उनका मुख्यमंत्री कैंडिडेट है, जो लड़कियों को ही छेड़ देता है पीने के बाद में, वो इस दम पर वोट मांग रहे थे कि हमारे पास में फौजी है भाई, रिटायर्ड फौजी है, लीजिए साहब, सीडीएस साहब के भाई आ गए। अब तो पदौड़ेवाल ये भी झूठ नहीं बोल पाएंगे, सीडीएस हमसे कह रहे थे आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी है जी। अब तो ये भी नहीं कह पाएंगे कि मैं उसे ज्वाइन करना चाहता था। भाई साहब आ गए उनके, भाई साहब बता देंगे पदौड़ेवाल महाफर्जी है। तो इसलिए कम से कम उत्तराखंड में एक बहुत अच्छा दांव इन्होंने चला। पॉलिटिकली अगर इसको देखा जाए तो बहुत अच्छा मूव है, इट इज़ अ वेरी वेरी गुड मूव, स्ट्रैटेजिकली बहुत अच्छा मूव है। तो until Sanatans start respecting and caring for themselves and their fellow Hindus, no one will respect them or care what happens to them. अनिता वी जी, एब्सोल्युटली, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, खैर चल रहा है। ये तो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में तो इन्होंने भाई शॉट लगा लिया। उत्तर प्रदेश में क्या हाल है? चुनाव तो उत्तर प्रदेश में होने वाला है, जरा उत्तर प्रदेश में भी देख लें, सबसे बड़ा स्टेट तो यही है। योगी जी कुछ कह रहे हैं, इनकी सुन लें।
आपने देखा होगा कि 5 वर्ष तक दंगाई और पेशेवर अपराधी या तो प्रदेश छोड़ के भाग चुके थे या फिर वे जो है अपनी बेल रिजेक्ट करके जेलों में जा चुके थे। लेकिन जैसे चुनाव की सुगबुगाहट हुई, समाजवादी पार्टी की पहली सूची किन लोगों को, सहारनपुर के दंगाई, मुजफ्फरनगर के दंगाई, कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, बुलंदशहर और स्याना में, लोनी तक में जिन प्रकार के लोगों को इन्होंने टिकट दिया है, ये चीजें दिखाती हैं कि अपनी आपराधिक मानसिकता, तमंचावादी मानसिकता और माफियावादी मानसिकता से ये राजनीतिक दल, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये उभर नहीं पाई है। ये प्रदेश के विकास को बाधित करने के लिए, प्रदेश में फिर से माफियावाद लाने की दिशा से इस प्रकार की शरारतपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। और इसलिए विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के जिन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी 2017 में सत्ता में आई थी, हम लोग फिर इसी संकल्प के साथ जनता जनार्दन के बीच में जा रहे हैं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। 2022 में 10 मार्च को जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनेगी, तो भारतीय जनता पार्टी इन्हीं मुद्दों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। चलिए साहब, कहते गुंडे माफियाओं की सरकार थी, गुंडे माफियाओं को हमारी सरकार ने टेम किया। और वाकई में जो उन्होंने याद दिलाया सच है कि लोगों ने अपनी जमानत कैंसिल करी, जमानत कैंसिल करवा कर लोग वापस जेल चले गए। तख्तियाँ लटका लटका के लोग घूमे थे, मैं हिस्ट्री सीटर हूँ, मैं गैंगस्टर हूँ, मुझे पकड़ लो, ताकि एनकाउंटर ना हो जाए। तो ये योगी बाबा का खौफ था। जिस पुलिस को कभी थाने में गुंडे बैठा करते थे जूते रखकर, और पुलिस वाले उनके जूते पॉलिश किया करते थे, वो स्थिति बदल गई, एकदम उलट फेर हो गया। जयंत कहते हैं सर, गुजरात में हिंदू प्रतिकार कर रहे थे लेकिन पुलिस उनको गोली मार रही थी, इसका क्या करें, सॉल्यूशन क्या है? जयंत जी, इसका सिर्फ एक काम करें कि आप जाकर पहले जानकारी ले लीजिए। आपको जानकारी नहीं है इसलिए आपने ऐसा कमेंट किया। निवेदन मेरा आपसे ये है, आप जानकारी लीजिए और पार्टिसिपेट किया कीजिए, ताकि आपको सत्यता का भान हो, ये आपको पता रहे कि सत्य क्या है। ना तो मैं सारी चीज़ों को मैं आपको यहाँ बोल पाऊँगा, ना आप समझ पाओगे। ठीक है। जी न्यूज़ ओपिनियन पोल, योगी बाबा को मेजोरिटी, 10 मार्च को मज़ा आएगा। यादवेंद्र शर्मा जी, जी बिल्कुल 10 मार्च को मज़ा आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है ना? क्लियर है? हमारे में से ज़्यादातर लोग वो हैं जो हिंदुत्व की बात करते हैं, जो घर से नहीं निकलते, इसलिए उनको जानकारी नहीं होती है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, जो भी लोग कमेंट करते हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है हाथ जोड़कर कि प्लीज़ घर से निकला करें, पार्टिसिपेट किया करें, तो आपको सत्यता पता रहेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ ग्राउंड पर। क्योंकि जो न्यूज़ छपती है, कोई भी न्यूज़ वो नहीं छापेगा जो बेवकूफ़ी की बात जो आप करना चाहते हो यहाँ पर, इस प्रकार से तो कोई भी नहीं छापेगा सर, है ना? तो जो न्यूज़ छपती है बिल्कुल सही छपती है। ठीक है ना? तो इसलिए थोड़ा निवेदन ये रहेगा सभी लोगों से कि कृपया करके पार्टिसिपेट करना शुरू करें, ताकि आपको ग्राउंड की जानकारी आपको मालूम हो, क्योंकि जो छपती न्यूज़ उससे बहुत अलग होती है। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। और भी कुछ कह रहे हैं योगी जी, वो क्या कह रहे हैं ज़रा वो सुन लीजिए। तो उन्होंने कहा कि गुंडे माफियाओं का हमने राज खत्म कर दिया। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने राज खत्म कर दिया, अच्छी तरह सब कुछ कह दिया। योगी जी ने रजत शर्मा के शो में बोलते उनके पर मारने का प्लान किया, अखिलेश रूलिंग में था जब। बिल्कुल। तो तमाम सारी चीज़ें जो चलेंगी, मुद्दे तो अभी बहुत हैं जो चलेंगे। समाजवादी पार्टी आज बैकफुट पर आ चुकी है अपनी पहली सूची के बाद। अब उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि अगली सूची वो जारी कर सकें, क्योंकि किसकी करें किसकी न करें। और अगर करते हैं, जिन जैसे पेशेवर माफिया और अपराधियों को इन्होंने पहली सूची में स्थान दिया, अगर ऐसे ही करते हैं तो जनता के सामने उनको मुंह दिखाने की स्थिति नहीं होगी। समाजवादी पार्टी तो साहब पहली लिस्ट के बाद दूसरी लिस्ट नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि गुंडे माफियाओं को टिकट दे रहे हैं, सच बात है। तो बैकफुट पर आ गए। खैर, बैकफुट है या फ्रंट फुट है तो वक्त बताएगा। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी गजब की आज घटना हुई, जो घटना आपको देखनी चाहिए और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। दिल्ली समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुई। लो भैया, बहुरानी शामिल हो गई।
भाजपा में सॉरी, बहू रानी भाजपा में शामिल हो गई, इनकी भी पर्ची कट गई आज, सभी लोग भाजपा में जा रहे हैं। कमाल है। इस पर अखिलेश जी ने क्या कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। अखिलेश जी ने भी इस पर कहा, मैं उन्हें अपर्णा यादव बधाई दूंगा और हमें खुशी है कि हमारी समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां पहुंचकर संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम करेगी। नेताजी मुलायम सिंह यादव ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, अखिलेश यादव। तो उन्हें खुशी है कि वहाँ चली गई, विचारधारा बढ़ रही है, तो भौजी को भी भेज दो भैया, ये टेढ़ी नाक भौजी को भी भेज दो। ऐसा पंच मारा अपर्णा ने कि नाक टेढ़ी हो गई भाई, तो भौजी को भी भेज दीजिए और विचारधारा थोड़ी सी हमारे यहाँ थोड़ी और बढ़िया हो जाएगी, एकदम टकाटक। आपकी समाजवादी विचारधारा तभी बढ़ेगी ना जब भौजी को भेज देंगे। ऐसे कैसे? कमाल है। किरीट राठौड़ जी, ये बात कोई लिखने की थोड़ी होती है ना? जो नहीं निकला घर से उसके लिए हम थोड़ी लिखेंगे। आपका कमेंट डिलीट कर रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है ना, ये बात कोई लिखने की थोड़ी है सर। मुझे मालूम है, उनको नहीं मालूम, इसलिए मैंने उनको इशारा कर दिया। अब अगर वो ज़मीन पर उतरेंगे, देखेंगे, तो उनको पता चलेगा क्या सच्चाई है क्या नहीं है। ठीक है ना। अब इसको लेकर दिन भर बड़े मेम बनते रहे, तरह तरह के मेम्स बने साहब। हमारी छोटी बहू अपर्णा को भाजपा में लेने के लिए धन्यवाद, महिला सपा में सुरक्षित नहीं है। बताइए, ऐसे ही मनने लगे। उनको पता है वुमेन आर नॉट सेफ इन एसपी। राजेश जी का बिल्कुल उसी समय कमेंट आया जिस समय मेम्स दिखा रहे हैं। कमाल है, कमाल का कोइंसिडेंस है। खैर, तो भाई लोग उनको छोड़कर जा रहे हैं, क्या कहते कि जी बढ़िया विचारधारा का विस्तार हो रहा है। इनकी विचारधारा का और विस्तार करा दे भैया, आ जाइए। जनता भी इनकी विचारधारा का विस्तार करा रही है, सुनिए जरा। कौन करा दिया जब? कौन करा दिया? अखिलेश यादव कई बार लड़े हैं चुनाव आज तक? संसदी तो लड़ते हैं, कई बार? संसदी तो लड़ते कई बार? कई बार हैं, लड़े हैं, कन्नौज से भी लड़े, इटावा से भी लड़े, यहाँ 5 बार लड़े हैं योगी यहाँ आदित्य, भी 5 बार के पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं। क्या समझा आपने? और उत्तर प्रदेश में चुनिंदा लोग उतने वोटों से चुनाव जीते हैं जितने से बाबा जी चुनाव जीत चुके हैं। और रह गया सवाल उनको चुनाव हराने की बात करना, तो देखिए, घोड़ा और गधा कभी एक हुए आज तक? समाजवादी पार्टी माने गधा। अच्छा, जी हाँ, यहाँ देवरिया के बाद, कुशीनगर के बाद, और इधर सोनभद्र के बाद, और इधर मुजफ्फरनगर के बाद समाजवादी पार्टी को कोई जानता है क्या? और भारतीय जनता पार्टी देश के 3/4 भूभाग पर राज्य कर रही है इस टाइम। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और भारत की सबसे बड़ी पार्टी, लोकसभा में प्रचंड बहुमत, देश के सारे बड़े राज्यों पर शासन। क्या मुकाबला करेंगे अखिलेश यादव? उनकी औकात, उनकी बिसात क्या है? वो अब ओबीसी बाबा रे बाबा, कुफ्र हो गया जी, कुफ्र। अब क्या बताएं, घोड़ा गधा सब बता दिया उन्होंने। खैर, अखिलेश जी तो विकास की बात कर रहे हैं, ये मान ही नहीं रहे। ये घोड़ा गधा बता रहे हैं, उनको गधा बता रहे हैं, इनको घोड़ा बता रहे हैं। अखिलेश जी कहते हैं हमने तो बहुत विकास किया। उनके विकास की जरा पिछली कुछ यादें आपको ताज़ा कर दूं, देखिए जरा। लखनऊ में मुख्यमंत्री सचिवालय में अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिजली गुल हो गई। करीब 6 मिनट तक अखिलेश को अंधेरे में रहना पड़ा। कैबिनेट की बैठक के बाद अखिलेश प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। 6 मिनट तक अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजली नहीं थी, बत्ती गुल हो गई थी 6 मिनट में। 300 यूनिट फ्री देने का जो फैसला समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। लखनऊ में बाप मर गए अंधेरा माँ, अब बेटवा पावर हाउस। आई शाबाश। अबे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम कर ना पा रहे, और दुनिया को बता रहे हो। कमाल, कमाल के लोग हैं सब।
ऐसे ऐसे लोग कमाल के लोग हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस संभली नहीं, वहाँ लाइट चली गई, 6 मिनट तक गोल, कहते 300 यूनिट जनता को फ्री देंगे। अबे छोड़ो, पहले अपने आप को तो संभाल लो। शिवाजी, महाराणा प्रताप मौर्य, अशोक और अन्य बहादुरों की लीला होनी चाहिए हर जगह, रामलीला की तरह गुरुकुल भी खोलो हर मोहल्ले हर गांव। नरेश आहूजा जी, कुछ नहीं होने वाला उससे, आप कहाँ लगे हो? ये लिपस्टिक वाली जो मम्मी है, आपको लगता है ये भेजेंगी वहाँ किसी को? बच्चे को पल्लू में दबा के बैठ जाएंगे, लोग फालतू है। और अगर आप बोलोगे तो मालूम है क्या जवाब मिलेगा? इस तेरे बाप का दिमाग सठिया गया है, तू बेटा पीछे रह, तू कमा धमा और मुझे खिला। वो एक वीडियो नहीं दिखाया था, बच्चा जो बड़ा इंटेलिजेंट था, तो पूछा उसके दादाजी से क्या बनाओगे? बोले जी हम तो उसको संत बनाएंगे। मम्मी से पूछा क्या बनाऊंगा? अधिकारी बनाएंगे जाए। कमाल है। वो लाइव किसने देखा था? किसके उसको याद है? माताएं खत्म हो गई बॉस हमारे। अगर आपको हिंदुओं को रास्ते पर लाना है तो पहले माताओं को लाइन पर ले आइए, वो ज़्यादा आवश्यक है। इन सब से कुछ नहीं होने वाला। घर का सबसे बड़ा जो स्कूल है ना, वो घर के अंदर होता है। माँ जो सबसे बड़ा स्कूल होती है, दिन भर जो बच्चे के साथ रहती है। ठीक है ना? सुखवीर जी को याद है, चलिए अच्छी बात है। चलिए और आगे चलते हैं सर। अगर कांग्रेस सरकार केंद्र में बनती है तो आपकी नज़र में कांग्रेस के सामने 5 बड़ी चुनौतियां क्या होंगी? भैया कांग्रेस की भी बात कर ले, सपा की तो बहुत बात कर ली, कांग्रेस को क्यों छोड़ दे रहे? वो भी तो पार्टी है। सुने, ये परवेश कश्यप जी ने पूछा है। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती मेरे ख्याल से ये है कि जैसे मैंने कहा कि राजनीति का मकसद अब एक सकारात्मक मकसद बने। किस तरह से हम प्रदेश को, देश को आगे बढ़ा सकते हैं, इस पे पूरा फोकस हो। और जो बांटने की बात है, जो सांप्रदायिक बातें हैं, जातिवाद की बातें हैं, ये राजनीति से हटकर विकास की बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो। ये गुस्सा फूट पड़ा जिस दिन मेरा नौजवान मेरे कंट्रोल से बाहर आ गया, जिस दिन मेरा कंट्रोलिंग नौजवानों पर से खत्म हो गया। मुझसे बहुत लोग कहते हैं मियां तुम तो मुर्दिल हो गए, तुम तो कुछ करना ही नहीं चाहते, लेकिन मैं कहता हूँ कि पहले मैं मरूंगा, बाद में तुम्हारा नंबर आएगा। लगता है, अपने हिंदू भाइयों से खास तौर से कह रहा हूँ, मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। जिस दिन ये नौजवान ये कानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया, तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। मौलाना तौकीर रजा गजब की स्पीच दे रहे हैं। उसके बाद उनको तुरंत कांग्रेस में एंट्री दे दी जाती है। भाई कांग्रेस में आओ, आपका स्वागत है। ठीक है। अर्जुन ने गीता में कहा स्त्रियां बिगड़ी वंश बिगड़ा। रॉबर्ट कूल जी, वही सत्य हो रहा है फिलहाल तो। साहब इनके हाथी की दांत दिखाने कुछ और है, खाने कुछ और है, दिखावा कुछ और करते हैं और असलियत कुछ और है। आइए, आज तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया इन्होंने। कहते यूपी चुनाव, तौकीर रजा ने बटला एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों को बताया शहीद। संबित पात्रा बोले मौलाना और सोनिया की गांधी की सोच एक जैसी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। मेड टू फील लाइक पाकिस्तानी पार्टी इन अपोजिशन एज दे हैव सेम व्यूज। एब्सोल्युटली तुषार जी, उसमें कोई फ़र्क ही नहीं, इनकी उनकी भाषा बिल्कुल सेम है। तो आज तो बटला हाउस एनकाउंटर पे भी इन्होंने आवाज़ उठा दी। बटला हाउस एनकाउंटर पे बोलते शहीद थे वो जो मरे हैं, उसमें आतंकवादियों को शहीद बताया जा रहा है। वेरी गुड। उन्हीं आतंकवादियों को देखकर सोनिया जो मम्मी हैं उनकी भी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी थी। कांग्रेस से हाथ मिलाने के बाद तौकीर रजा का विवादित बयान, बटला हाउस में मारे गए आतंकियों को बताया शहीद। तो उससे पहले क्या कहा था? उससे पहले कहा था कि हिंदुओं को मारेंगे, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, जगह नहीं मिलेगी। तो तुरंत कांग्रेस में एंट्री मिल गई। सोनिया गांधी से, जैकी श्रॉफ, सॉरी क्या नाम है इनका, प्रियंका वाड्रा से मिल लिए, एंट्री मिल गई इनको। और उसके बाद में नया बयान आ गया। कांग्रेस में आते ही और धार आ गई, वो कहते जी बटला हाउस की जांच दोबारा होगी। नहीं विश्वास होता।
इनके मुंह से सुन लीजिए। कहते जो मारेगा वो शहीद है, उनको शहीद का दर्जा दिया जाएगा कांग्रेस अगर पार्टी में सत्ता में आएगी तो। पटना हाउस इनकाउंटर जैसे बहुत से इनकाउंटरों का आपको की जांच होगी और असली आतंकवादी सामने आएंगे और जो शहीद है उनको सम्मान मिलेगा। पटना हाउस इनकाउंटर जैसे बहुत से इनकाउंटरों का आपको की जांच होगी और असली आतंकवादी सामने आएंगे और जो शहीद है उनको सम्मान मिलेगा। अच्छा, तो असली आतंकवादी कौन से थे? असली आतंकवादी वो थे जिन्होंने पुलिस वाले जिन्होंने गोली मारी, और जो आतंकवादी थे जिनका इनकाउंटर हुआ वो शहीद थे, उनको सम्मान मिलेगा। मौलाना तौकीर रज़ा साहब ने एक और चीज़ बोली कि हमने अपने बच्चों को रोक रखा है, हमारे बच्चे हाथ से छूट गए तो ऐसा हो जाएगा, हमारे कंट्रोल से बाहर चले गए तो ऐसा हो जाएगा। उन्होंने कानून हाथ में ले लिया तो कहीं जगह नहीं मिलेगी। तौकीर रज़ा साहब एक काम करो, आप एक काम करो, आप अपने बच्चों से कंट्रोल छोड़ ही दो, आपके बच्चों को कंट्रोल हाथ से निकल ही जान दो, आपके बच्चों को कानून हाथ में ले ही लेने दो। फिर देख लेंगे किसको जगह मिलती किसको नहीं। आपकी उतना टेंशन नहीं, रोज रोज की भाषणबाजी बंद करो यार, एक बार में डिसाइड कर लो। जब करना हो तब कर लो, जब तुम्हारा मन करे, जहां तुम्हारा मन करे वहां कर लो। ये छोड़ दो, तुम्हारा कंट्रोल छोड़ दो भाई, निकल जान दो बच्चों को हाथ से, ले लेने दो उनको कानून अपने हाथ में। पर हम भी देख लेते हैं उसके बाद में क्या होगा। कमाल है। मैं हैरान इस बात पर हूँ, बड़ी देर से रुक कर देख रहा था, कोई कॉमेडी की बात करो तुरंत कमेंट आते हैं, लेकिन जैसी ये वाली बात करी ना कि निकल जान दो कंट्रोल से, ले दो उनको कानून अपने हाथ में, फिर देख लेंगे, सारे चुप हो गए, सारे अंदर चले गए। ये असलियत है यहाँ लिखने वालों की, लाइव देखने वालों की भी असलियत है, देख लो आप यहाँ, फिर मत कहना कि बताया नहीं था। ठीक है, 2-4 कमेंट कुल, वैसे सब लिखते हैं मेरा खून खोल रहा है, मेरा फलाना हो रहा है, मेरा डिकाना हो रहा है, मेरे को ये हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है। गायब। मैं इंतजार कर रहा था, मैंने कहा आए, अभी आए, अभी आए, अभी आए। एक नहीं है जी, कुछ संगठन बनाओ जी, ऐसा करो वैसा करो। ज्ञान देने रोज आते हैं लोग, भरपूर मात्रा में आते हैं। सर, वाई डू यू थिंक बीजेपी इज नॉट इवन कंटेस्टिंग दिस टाइम? सर, वाई डू यू थिंक बीएसपी इज नॉट इवन कंटेस्टिंग दिस टाइम? तुषार जी, बीएसपी अपना कंटेस्ट कर रही है अभी। देखिए, उसका वोटर बहुत साइलेंट वोटर होता है, ऐसा नहीं मान सकते कि आपको, क्योंकि इन पर पैसा खर्च नहीं कर रहे, उनका पैसा खत्म हो गया ना, छापे वापे पड़ गए नोटबंदी वगैरह में, है ना। हम आपके साथ है, साथवाद किसी को नहीं चाहिए बॉस, किसने कह दिया? हमें आपका कोई साथवाद नहीं चाहिए, किसने कह दिया हमें आपका साथ चाहिए? सॉरी, कुछ करके आना तब साथ मतलब बराबरी वाले से होता है। पहले कुछ करके आओ, बताओ कि मैंने ये कर दिया, तब फिर उसके बाद साथ की बात होती है। ऐसे कैसे हवा में साथ? अरे मरना थोड़ी है, ऐसा पागल थोड़ी हूँ भाई। अपना साथ देख लो वहीं पे आसपास। उमंग शर्मा जी धन्यवाद। अपना साथ देखो अपने पड़ोसी के पास में, हमारे को मत बताओ, हमें तुम्हारे साथ की आवश्यकता नहीं भाई। ठीक है ना। वो कमेंट की स्पीड से हम समझ गए थे, उसी समय समझ गए, बहुत बढ़िया समझ में आ गया। देखने वाले लोग कितने समझदार हैं। खैर कोई बात नहीं, होता है सर। तो खैर, वो तौकीर रज़ा साहब दुनिया भर की बातें कर रहे थे, इतना ज्ञान दे रहे थे। तुषार जी का कमेंट चला गया, उस पर जवाब देना था, बीच में एकदम से कमेंट आ गया कोई दूसरा। तो बीएसपी कंटेस्ट कर रही है सर, वो अपने हिसाब से आएगी, है ना, अपने हिसाब से अपने फॉर्म में आएगी। ठीक, चलिए। तो क्या है, NI these Maulana is Pakistani agent. Absolutely, these are the people who are, dancing on the tunes of Pakistan. खैर, तो कांग्रेस क्या असली रूप दिख गया आपको? सर, मेरे मुंह की बात छीनी, छोड़ो कंट्रोल। हाँ जी बिल्कुल, कंट्रोल छोड़ो, हम तो कहते हैं फटाफट छोड़ो। तो खैर, कांग्रेस का ये चरित्र भी आपने देख लिया, अगर सत्ता में आए तो क्या करेंगे। अब जरा इनका दूसरा भी देख लीजिए चरित्र।
वोट्स को सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए। जब हक अधिकार की बात आई तो हमें दरकिनार कर दिया गया। तो सिर्फ वोट्स के लिए जितने लोग ओबीसी के चेहरे को इस्तेमाल करते हैं उसका विरोध करती हूँ मैं, क्योंकि मैंने पूरी ताकत से अपनी विधानसभा में काम किया, फिर भी मुझे मौका नहीं दिया गया, जबकि हर जगह पे टॉप पे मेरा नाम था। किसी से कोई बात हुई यहाँ पर आपकी? किसी से कोई बात हुई है अभी तक? कहाँ पे? यहाँ पर बीजेपी कार्यालय? जी, यहाँ पे मेरी बात हुई है और उसी के अनुसार हम लोग यहाँ पे बातचीत के लिए आए थे, बैठे हैं और वेरी सून आप लोगों के सामने होगा। आई विल बी विद मेरे साथ हमारे समाज के अखिल भारतीय कुशवाहा समाज के अध्यक्ष जी हैं और ये भी अपनी बातों को रखेंगे कि किस तरीके से पूरा समाज मेरे साथ खड़ा है। बेटी हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कि पोस्टर गर्ल आज बीजेपी कार्यालय पहुँच गई भाजपा ज्वाइन करने, क्योंकि बहुत जल्दी आप मुझे भाजपा में देखेंगे। ये कांग्रेस की हालत है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, पोस्टर गर्ल जिसको बनाया। डॉक्टर प्रियंका मौर्य वो भाजपा में आ रही हैं, छोड़ दी उन्होंने कांग्रेस। मनीष मंजुल जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये स्थिति है भाई, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, छोड़ दिया उन्होंने, सब छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं कांग्रेस। और एक हैं सज्जन जो बैठ के मज़े ले रहे हैं। इनको तो पीछे से भी पहचान ही लेते होंगे आप। जरा इनके मज़े देख लें, ये क्या मज़े ले रहे हैं वो भी देख लें। इनका अपना एंजॉयमेंट अलग ही चल रहा है। दुनिया जाए तेल लेने, ऐश तू कर। बाई गॉड, सब टेंशन में चुनाव की, ये मजे में। अपने आप ही हाथ चल गया, ऊपर से नहीं है हम अंदर से राम के। भावना होती जो दिखी जाती। दुनिया परेशानी में, ये अपनी मस्ती में, मस्त अपनी गाड़ी में चले जा रहे हैं। यहाँ विदेश में रहते हैं तो मेरा बोलने का अर्थ नहीं, पर जो करना है कर लें। उन्हें गलत इल्ज़ाम पर जेल भी भेजें तो भी समस्या नहीं। रॉबर्ट कुल जी एब्सोल्युटली। प्रणव जी कहते हैं नहीं सर, कोवर्ट ऑपरेशन चलाना चाहिए, 3-4 लोगों गायब कर देंगे तब तो इनकी पूछ में आग लगेगी। चलिए, तो अब मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूँ जो आपने अभी तक देखी, कश्मीरियों की, इसकी उसकी। और मैंने आपसे कहा कि हमें अपने अंदर जो लोग मौजूद हैं ना, उनसे ज़्यादा खतरा है। अब ऐसा ही एक दिखाता हूँ आपको, चलिए वो देखिए। सब हमारे मौलाना के पीछे 1001 टका अल्लाह का आशीर्वाद है, अल्लाह की दुआ है। इसके वास्ते हमारा मौलाना 1001 टका चुन के आना, ये तुम्हारे मर्जी के लिए अल्लाह को आप दुआ करो। जय हिंद। नारे तकबीर। हमारे मौलाना के पीछे 1001 टका अल्लाह का आशीर्वाद है, अल्लाह की दुआ है। इसके वास्ते हमारा मौलाना 1001 टीका लगा के पंडित जी भगवा वस्त्र डाले हुए आशीर्वाद दे रहे हैं साहब। टका चुन के आना, ये तुम्हारे मर्जी के लिए अल्लाह को आप दुआ करो। यही वो गद्दार हैं आपकी कौम के, इन्हें पहचान लीजिए आप, जिनकी वजह से यह हाल होता है। ये वीडियो कहाँ का कौन है ये तो हमें नहीं मालूम, कि वीडियो आज आंखों के सामने आया, उनको देखकर हैरान रह गया। कमाल है भाई। तो हमारे ही लोग ऐसे होते हैं जिनको सेकुलरिज्म ज़्यादा चढ़ा होता है। मैंने बोला ना, जिनको सेकुलरिज्म चढ़ा है उनको आप धक्का देकर भगाइए उन इलाकों में रहने के लिए, उन इलाकों में रहने के लिए जहाँ हिंदू परेशान है, जहाँ मुस्लिम बहुल है। और ये लोग नहीं जाएं तो उसके तरीके होते हैं इनको भगाने के। इनको परेशानी किससे होती है? हड्डी डाल दो, मांस डाल दो, इससे डर के भागते हैं ना, छोड़ छोड़ के भागते हैं वो। ऐसा करो, भगाओ इनको यहाँ से किसी भी तरह से। क्योंकि और कोई तरीका नहीं इनको समझाने का कि वहाँ से लौट कर आएंगे तो आपके पैर धोकर पिएंगे। पैर धोएंगे, जो पानी बचेगा उससे पिएंगे।
मध्य प्रदेश के रतलाम में गांव सुराना के डरे सहमे हिंदुओं ने कहा प्रशासन मुस्लिमों से बचाए वरना 3 दिन में छोड़ देंगे गांव। ये स्थिति हो गई साहब, मध्य प्रदेश में भी हो गया, रतलाम में। अब यहाँ तो सरकार है आपकी, यहाँ क्यों नहीं कुछ उखाड़ पा रहे? क्योंकि आपकी हिम्मत नहीं है, आप में हिम्मत नहीं ना। ये मकान बिका हुए यहाँ से पलायन कर रहे हैं, ठीक है बॉस, सबने लिख दिया, इन्होंने भी लिख दिया, इन्होंने भी लिख दिया, सबने लिख दिया। सिर्फ इतना नहीं है, बाकायदा चिट्ठी है साहब, लीजिए, सबने साइन करके दिया है। आए दिन हिंदू युवाओं से गाली गलौच व जान से मारने की धमकी मारपीट करने के कारण गांव छोड़कर अन्य दूसरी जगह बसने के लिए पट्टा मांगने बाबत समस्त हिंदू ग्राम सुराना तहसील व जिला रतलाम सब छोड़कर जा रहे हैं। आलम यह है, इनको ही मारा पीटा जाता है, इनको ही धमकी दी जाती है, इनको ही गालियाँ दी जाती है। पुलिस के पास जब जाते हैं, पुलिस वाला इन्हीं को भगा देता है, इन्हीं को भगा देता है। आलोक कुमार जी कह रहे हैं डरपोक, सर आप रतलाम रहकर आइए सर 2-4-6 महीने, व्यवस्था हम करा देंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ जाकर देख कर आइए, वहाँ पर भी 60% वहाँ मुसलमान हैं, 40% हिंदू हैं, ठीक है ना। कुलदीप जी कहते हैं सेंड आर्मी इसलिए बनी है क्या? ये आर्मी का मैटर है, ये विदेशियों से निपटने की बात है क्या? ये आपके देश का इंटरनल मैटर है और सामाजिक मैटर है, कानून व्यवस्था का मैटर नहीं है ये सामाजिक मैटर है। आप इससे नहीं निपट पा रहे, आपकी प्रॉब्लम है। आर्मी थोड़ी भेजी, क्या मतलब कुछ भी, दूध फट गया, एक काम करो सुई धागा ले जाओ सिल दो, ये तो ऐसी वाली बात हो गई। नहीं, कुछ तो थोड़ा तो हम समझदारी की बात करें। सर सामाजिक मैटर है, समाज की समस्या है, प्रशासन की प्रशासनिक व्यवस्था की दिक्कत नहीं है ना, ठीक है ना बॉस। सो लेट अस बी वेरी क्लियर, हमको कहाँ क्या करना है। ये अचानक से सारे व्यूअर्स क्यों गायब हो गए मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अब तक दिख रहे थे, अब ये एकदम से चली आ गए फिर से। तो ये स्थिति है साहब, रतलाम में भी यही स्थिति है, छोड़ के भाग रहे हैं। उनको बुलाओ जो अभी तक वो नारे लगा रहे थे उनके साथ में, जो कह रहे थे मौलाना ही जीतेगा हमारा, उसको बुलाओ। स्थिति सिर्फ इतनी नहीं है सर, स्थिति इससे भी बढ़कर है, जो आप सोच नहीं सकते उस हद तक है। तमिलनाडु के कांचीपुरम में पेरुमल मंदिर से एक वीडियो आ रहा है, जरा उसको भी देखें। सर एक्सीडेंट से ये महाराष्ट्र का लग रहा था, एक्सीडेंट, हाँ मुझे भी ऐसी लगा। मंदिर में खड़े होके अधिकारी, प्रशासन का अधिकारी ये कह रहा है कि यहाँ तुम्हारे यहाँ से मंत्रोच्चारण की आवाज़, ऐसा मुझे बताया गया, मुझे नहीं मालूम, मुझे ये भाषा समझ में नहीं आती, लेकिन ये बताया गया ये मंत्रोच्चारण की जो आवाज़ बाहर जा रही है ये बाहर नहीं जानी चाहिए। इसकी मंदिर की परिक्रमा लेते हुए भी जो लोग भजन गाते हैं वो आवाज़ भी बाहर नहीं जानी चाहिए। इससे लोगों का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है। यही चीज़ यदि इसी को पलट लेते हैं, यदि ये मस्जिद में होता तो अब तक इसके ऊपर पेट्रोल डाल के इसको आग लगा दी गई होती। तो अब दोबारा से अगर कोई भजन करो, कुछ यज्ञ वगैरह करो, कोई तमिलनाडु से तो जरा बता दे क्या यही जो मैंने कहा है यही इन्होंने कहा है या कुछ और है मामला, क्योंकि हमको ये भाषा समझ में नहीं आती इसलिए। पेट्रोल
ठीक है ना। सर मैं बुद्धिस्ट हूँ और सनातन साथ देने के लिए अपनी समाज से लड़ना पड़ता है, पर फिर भी लड़ता हूँ। बहुत अच्छा, यस दैट इज़ करेक्ट, ओके ठीक है श्री रामा जी, आपने कम से कम क्लैरिफाई कर दिया। तो ये स्थिति है साहब कि भाई आपके आवाज़ जो है आप जो मंत्रोच्चारण कर रहे हैं वो आवाज़ बाहर नहीं जानी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। तमिलनाडु में हो रहा है, मंदिर भी तोड़ दे रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके अंदर ताकत नहीं है। अगर उनको ये मालूम होता, जैसा मैंने बताया ना कि यदि इसी को मस्जिद में पलट लेटे, ये मस्जिद में पहुँचता तो अब तक पेट्रोल डाल के आग लगा दी होती, तो मस्जिद में कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। वहाँ कोई नोटिस चस्पा करने में नहीं जाएगा, बोले भाई साहब हम नहीं जाएंगे। ये रुतबा आप अपना बना ही नहीं पाए यार। 100 साल तो कितने साल हो गए, 70 साल हो गए आज़ादी को। ये आप अपना रुतबा बना ही नहीं पाए, आज तक नहीं बना पाए कि किसी की हिम्मत ना पड़े नहीं उस इलाके में नहीं जाना यार, वो हिंदू बहुल इलाका है, वहाँ नहीं जाएंगे। वो मंदिर हिंदुओं का मंदिर है, उधर नहीं जाएंगे। कोई नोटिस चस्पा नहीं, कोई बिजली का बिल नहीं दे पाएंगे भैया हम वहाँ पर। नहीं भर रहे तो नहीं भर रहे, आप ये कर ही नहीं पाए। और मान लीजिए ऐसा हो भी जाए कभी गलती से कि किसी को कोई पीट दे तो मतलब आपकी स्थिति तो ये हो जाएगी, आप मंदिर जाने से डरोगे। अरे नहीं यार यहाँ तो यार ये ठीक नहीं है यार, वो मंदिर में तो ऐसी घटना हो गई थी, जबकि वहाँ तो और ज़्यादा जाना चाहिए, सपोर्ट करने जाना चाहिए। अगर हम 10 रुपये चढ़ाते तो 100 चढ़ाने चाहिए, 100 चढ़ाते तो 1000 चढ़ाने चाहिए। उनके कोर्ट केस भी तो होंगे, निपटेंगे कैसे? अरुण दास जी धन्यवाद। समझ नहीं हम लोगों को, है ना। राहुल तिवारी जी कहते हैं प्रणाम सर, सभी को अपने आसपास के जयचंदों को पहचानना होगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जयचंद जहाँ मिले तो उसको वहीं मारो, जयचंद को। चलिए अब आइए, नरेटिव कैसे चलता है उसको बताता हूँ आपको। मारेंगे भी और फिर रोएंगे भी। इनसे मिल लीजिए और अब इन्होंने क्या कहा वो देख लीजिए। अलमास AH स्टूडेंट हैं ये। दे से दे कांट आइडेंटिफाई अस बट वी ओनली कवर आवर हेड नॉट आवर फेस व्हेन वी वेयर द हिजाब। आप खुद ही देख लीजिए, दोनों चीज़ें आपके आमने सामने हैं। दोनों चीज़ें आपके आमने सामने हैं साहब। कहती है कि वो कहते हैं कि हिजाब पहनने से हमारी आइडेंटिटी नहीं पकड़ में आती, लेकिन हम हिजाब तो सिर्फ अपने बालों को कवर करते हैं, बालों को, चेहरा थोड़ी कवर करते हैं। बोलते समय भी चेहरे पर मुंह पे लगा हुआ है। बताओ, ये आलम है, ये इनकी असलियत है, ये इनके झूठ की पराकाष्ठा है। जो सामने सामने झूठ बोलने की जो बात है ना, सामने सामने। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ फोटो में ऐसा है, आइए दिखाऊं आपको इनकी असलियत। ये the representative saying that this is because of identity. Where is the identity problem? They say that our identity is not like they can't identify us if we are wearing hijab. But nothing is like, there is nothing about identity in this. We wear hijab only, our hair closes, our hair is covered in that, our face is not covered in that. Representative saying that this is because of identity. Where is the identity problem? They say that our identity is not like they can't identify us if we are wearing hijab. But nothing is like, there is nothing about identity in this. We wear hijab only, our hair closes, our hair is covered in that, our face is not covered in that, and there is nothing about identity in this. We wear hijab only, our hair closes, our hair is covered in that, our face is not covered in that, and everyone can identify us in that. कर्नाटक में ये झगड़ा चल रहा है साहब। कॉलेज में मना कर दिया गया, हिजाब पहन कर नहीं आएंगे, आपकी आइडेंटिटी नहीं दिखती। तो इनको उसके बाद अड़ना और लड़ना है कि नहीं भाई हम तो आएंगे, हम तो कॉलेज आना है, हम आएंगे, दादागिरी से आएंगे और हिजाब पहनकर आएंगे, ठीक है ना, और पूरा चेहरा भी ढक कर आएंगे। फिर कहेंगे नहीं आइडेंटिटी की प्रॉब्लम नहीं है। चलो भाई, अच्छी बात है। इनको न सिर्फ एक्सपेल कर देना चाहिए बल्कि आजीवन किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से इनको बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए, ताकि हेडेक ही ख़त्म हो। कब तक आखिर आप इनको झेलते रहोगे? कब तक झेलते रहोगे? इनको अगर प्रॉब्लम है तो जाए, अपने जहाँ से आए वहाँ जाए, वहाँ पढ़ें। पढ़ने भी आना है, हिजाब भी पहनना है, ये तो नहीं चल पाएगा ना। आइडेंटिटी तो ज़रूरी है, और आइडेंटिटी इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि 2-2 बुरके रख के लाती हैं। हिंदू लड़कियों को बुरके में डालकर बॉयफ्रेंड से मिलाने ले जाती हैं, मुस्लिम बॉयफ्रेंड से। लव जिहाद में बहुत बड़ा पार्ट ये प्ले करती है। हम पहले भी कई वीडियो दिखा चुके हैं, ठीक है ना। वो वीडियो याद है ना आपको जिसमें पकड़ी गई थी वो लड़कियाँ?
तो इसलिए हिजाब तो बिल्कुल बैन होना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ ये मुंह पर भी जो कपड़ा बांध के चलने वाली प्रथा है ये भी बैन होनी चाहिए बिल्कुल। और ये जो आजकल जो चल गया ना वो ऊपर वो पहन लेते हैं एप्रन, वो भी बंद होना चाहिए। ये सब बंद होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। पुलिस को जिसका भी मुंह बंद दिखे उसको रोक कर चालान करना चाहिए। भाई आप ये मुंह बंद करके, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप मुंह बंद करके नहीं चल सकते। फेस आपको ओपन रखना पड़ेगा, फेस आना चाहिए सभी सीसीटीवीज़ में, फेस दिखना चाहिए कौन है। आज स्थिति ये है कि फट से एप्रन डाला, मुंह पे कपड़ा बांधा, बेटी बगल में है रेड लाइट पर, बाप बगल में वो अपने बॉयफ्रेंड से चिपक कर बैठी है, बाप पहचान ही नहीं पा रहा। ये स्थिति है क्योंकि घर से तो कुछ और कपड़े पहन के निकली हो। इसलिए बहुत आवश्यक है कि ये एप्रन वाला सिस्टम भी बंद हो। अगर आपकी बेटी भी एप्रन पहन के जाती है बाहर तो आप इसको बंद करवा दीजिए। सनातनी जी को हंसी आ रही है, मुंह पर एप्रन। अब इनने एप्रन देखा नहीं तो मैं क्या करूं, कहाँ कहाँ से नमूने चले आते हैं। हंसने से पहले सोचते भी नहीं है। इनको ये भी नहीं पता कि आजकल एप्रन कैसे आ रहे हैं। इतना बुरा इनका हाल है, इतना बुरा हाल है इनका। इन्हें ये भी नहीं पता ये एप्रन आजकल विद कैप आ रहे हैं, उसी में एप्रन में मुंह बांधने का भी होता है, स्टिच्ड होता है उसमें। इतनी बुरी हालत है, दांत निकालने चले आएंगे। अरे पहले जानकारी तो ले लो भाई। हाँ, क्यों बेइज्जती कराते हो अपनी खाली पीली में? इतनी बेइज्जती मत कराओ कि मैं अगर आपकी धुलाई करने पर आ जाऊं तो पता ही ना चले आप गए कहाँ। ठीक है, कम से कम पहले थोड़ा देख लो, समझ लो। कल बाजार में जाके देख लेना भाई, एप्रन देख लेना, मिल जाएंगे आपको, तब हम ही कर लेंगे तुम्हारी तरह। समझ गए? कमाल के लोग हैं। चलो खैर आगे चलते हैं। अरे सर मैं आपकी ह्यूमर पर हंस रहा था, मुझे अच्छे से पता, तो अब हम भी हंस दिया आपके ह्यूमर पर। ठीक है, खुश जाओ, मजे करो। इसलिए कहते हैं पूरा कमेंट लिखा करो, आधा अधूरा मत लिखा करो, नहीं हो जाएगी तुरंत 2 मिनट में। समझे? चलो भाई, एप्रन हुडीज, यस। चलिए आइए और आगे बढ़ते हैं। अरबाज ने विशाल बनकर 10वीं की छात्रा से इंस्टाग्राम पर की दोस्ती, शादी करने हरसूद से बुलाकर किया गैंगरेप। लो भैया, शादी का जोड़ा और गहने पुलिस ने कब्जे में लिए। क्या हुआ? 19 जनवरी 2022 की न्यूज़ बता रहा हूँ, कोई पुरानी नहीं है। खंडवा की। कलेक्टर बंगले के पीछे शासकीय भवन में हरसूद क्षेत्र में छात्रा को बंधक बनाकर 2 दोस्तों ने की जाती। इस मामले में निगम कर्मचारी ने दिया साथ, एक आरोपी से पूछताछ। आई शाबाश। शासकीय कमरे में ये हो रहा था, शासकीय क्वार्टर में हो रहा था, निगम कर्मचारी भी साथ था। 16 साल की लड़की है ये जिसके साथ ये हुआ, और साथ में अपने दोस्त को भी बुला लिया उसने। और कर लो इंस्टाग्राम, और चलवा लो इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम चलवाओ, अपनी बहनों को, अपने जो घर में लोग हैं, कह देना ही आजकल तो जमाना है ना, ही सब इंस्टाग्राम पे। तो ही हमारी बहन भी इंस्टाग्राम पे, तो ही हमारी बहन का भी गैंगरेप हो जाएगा, तो क्या करें? बनवाओ, रील्स बनवाओ, ठुमके लगवाओ। इतना क्यों मेहनत? क्या मिलता है वहां पे? लाइक्स बस। और जगह तो पैसे भी लुटाए जाते हैं, वहां लगवाओ ठुमके, फिर लगवाना तो। ठीक है, थोड़ा समझ लीजिए, सोच लीजिए। कई बार बता दिया, बार बार ऐसी स्थिति ना आए। तो साहब ये स्थिति है, और 10वीं की छात्रा है, फोटो वोटो खींच के भेज दिए थे, बोले तुम्हारे लिए देखो शादी का जोड़ा खरीद लिया, फलान निकान, अपन शादी करेंगे। विशाल बनकर गए थे, हिंदू बनकर। ठीक है ना, तो हिंदू बनकर जाएंगे, उसके बाद अपना आतंकवाद दिखाएंगे। चलो साहब, फोन तो देना है ना अपने को, बच्चियों को फोन तो देना है, देना पड़ेगा। वो तो जिद कर रही, देना पड़ेगा, है कि नहीं? चलो, मुंबई के मालवाणी में गे सेक्स रैकेट का खुलासा। क्लाइंट के साथ 4 लोग करना चाहते थे सेक्स। इमरान, इफरान और अहमद गिरफ्तार। ये लो, आय हाय सुभान अल्लाह, क्या कट है भवों पे। ओफो,
आई एम सेक्सी से क्या क्या गाना था वो, सेक्सी 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 लोग मुझे बोले, ऐसा कुछ तो भी गाना था ना। ये रही एक सेक्सी, ये रही दूसरी सेक्सी, ये रही तीसरी सेक्सी। अरे गजब रे गजब, मार ही डालोगे। अब गे सेक्स रैकेट भी चलने लगे हैं, ससुर के नाती, मतलब ये धंधे में भी उतर आए। अरे कमाल है भाई, कमाल के लोग हैं। इसमें भी पीछे नहीं, बोले इसमें भी नंबर 1 रहेंगे। संजय, in their community all girls and boys are abide to their religion, but in our most of them including me are far from our सनातन धर्म। विशाल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर बुरखा यूज़ कर सकते हैं कोवर्ट ऑपरेशंस में? एब्सोल्युटली, बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये हमको सोचना है। गलीमा, यस गलीमा सही शब्द है, गलीमा कर रहे थे यार, खाली पीली पकड़ लिया। खैर, गलती तुम्हारी, फ़ोन मत दो, यूसुफ खान कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, गलती तुम्हारी है, फ़ोन दोगे तो फिर बात तो सही है। चलिए, महाराष्ट्र नगर पंचायत पोल्स, एमवीए विंस बट बीजेपी इमर्जेज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। लो भैया, महाराष्ट्र में नगर पंचायत के पोल हुए, बीजेपी तो इसमें आई नहीं, एमवीए जीत गई। और कितनी सीटों पर कुल चुनाव हुए? टोटल 1649 सीट्स थी, 1649। बीजेपी को 384 मिली हैं, एनसीपी को 344, कांग्रेस 316, शिवसेना 284। तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, लगभग सभी बराबर ही हैं। तो वो जो लोग कह रहे थे कि लोग बहुत परेशान हैं महाराष्ट्र वाले, ऐसा है वैसा है, ऐसा तो नहीं दिख रहा है, तो सब बराबर हैं। तो बीजेपी इसका मतलब पिछली बार से भी बहुत बुरी स्थिति में है। पहले तो फिर भी नंबर 1 की पार्टी थी, नंबर 1 की आज भी है, लेकिन उसके बाद में जो दूसरी पार्टी थी उनमें बहुत फ़र्क था। तो अब तो बहुत फ़र्क बहुत कम रह गया। तो महाराष्ट्र में मेरे ख्याल से बीजेपी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही। शायद आने वाले चुनाव जो है बीजेपी लिए कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आ रहा है, इस हिसाब से तो ऐसा लगता है देखने में। चलिए, आइए ज़रा राजस्थान भी ले चलें, महाराष्ट्र हो गया तो। ये राजस्थान की तस्वीर है साहब। आप सोच रहे होंगे ये तस्वीर क्यों दिखा रहा हूँ? ये तस्वीर उस किसान की है जिस किसान की ज़मीन बेचकर 80 लाख रुपए सरकार ने इकट्ठे कर लिए। 40 लाख देने थे, 80 लाख इकट्ठे हो गए, ज़मीन की इनकी कुर्की हो गई। अब मामला क्या है, जरा मामला भी समझ लीजिए। A farmer's land was auctioned yesterday in Ramnagar, Panchwara village of Dausa for non-payment of loan amount. My father had taken a loan and he is dead now. We were unable to repay it. Requested bank but they denied to give any chance. पिताजी ने इनके लोन लिया था, एक्सपायर हो गए। अब इनकी ज़मीन बेचकर वो लोन की अदायगी की जाएगी। इनकी ज़मीन बेच दी गई, ऑक्शन कर दी गई। वो तो कह रहे थे कि हमने माफ़ कर दिया लोन, पता नहीं माफ़ करने वाले लोग का अभी भी यूपी में भी कह रहे हैं माफ़ कर देंगे। कमाल, बड़े गजब के लोग हैं। चलो भाई, झारखंड भी होने थोड़ा सा। झारखंड में पेट्रोल पर 25 रुपये की सब्सिडी के लिए आधार कार्ड की होगी ज़रूरत, मंत्री हफीज़ुल हसन ने दी जानकारी। अब हफीज़ुल हसन ने तो कुछ तो नया ऐसा करेंगे जो अनोखा होगा, है ना। आए ज़रा देखें क्या किया इन्होंने ऐसा अनोखा। 25 रुपये की सब्सिडी मिलेगी पेट्रोल के 2 व्हीलर वाले को। आइए देखें कितनी मिलेगी। अब इसमें सबसे मज़े की बात यह है, ठीक है ना, मंत्री हसन ने जानकारी दी 1 अप्रैल तक वह लोग भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो भी कोई बात नहीं, तो भी मिलेगा। उन्हें मालूम है उनके भाइयों के पास में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। तो ये नया धंधा अब शुरू हो गया कि भैया 2 व्हीलर है आपके पास, झारखंड में रजिस्टर्ड 2 व्हीलर है, तो उसके आधार पर आपको 25 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। 10 लीटर पेट्रोल आपको मिलेगा 1 महीने में। उसको लो और ब्लैक मार्केटिंग करो। 10 लीटर से कितना होगा 25 रुपये से? 250 रुपये हो गए। ठीक है, 250 रुपये कमाने का मौका दे रहे हैं लोगों को। जय श्री राम, माई फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन सर बट नॉट द लास्ट। सर यूपी में फिर से योगी जी 100%। जय श्री राम सर, आप बहुत अच्छा काम करते हो, आप बस ऐसे ही करते रहो, गॉड ब्लेस यू। विशेष कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। अनुपम मिश्रा जी, लंट आपको पता है टेक इंटरव्यू ऑफ टोकर राजा जी। नहीं लेंगे सर, वो नहीं लेंगे, उनका इंटरव्यू नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो साहब पेट्रोल भी मिल रहा है तो वो भी जमात देखकर मिल रहा है। कमाल है, बड़े कमाल के लोग हैं। उसी हिसाब से कानून बनाए जाते हैं, जमात के हिसाब से ही कानून बनते हैं। बड़े ही कमाल की बात है।
तो मोदी सरकार कैसा काम कर रही है ज़रा उसको भी देख लें एक बार। इनकी तो सबकी देख ली, इतना अच्छा काम कर रही है कि केविन पीटरसन ये तक तारीफ कर रहे हैं, ब्रेवो नरेंद्र मोदी एंड ब्रेवो टू ऑल द मैन एंड वुमेन हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स इन प्रोटेक्टिंग द एनिमल्स इन इंडिया टू। आई हैव मेट लॉट्स ऑफ देम एंड आई रिस्पेक्ट यू इमेंसली। क्या हुआ? राइनोस पोचिंग जो है 21 साल के सबसे निचले स्तर पर है, यानी गेंडे की जो शिकार होता था, उसको जो मारा जाता था उसके सींग के लिए, वो 21 साल में सबसे कम इस वक्त है मोदी सरकार में। इंसानों का तो इंसानों का, जानवरों का भी ख्याल रखते हैं। मैंने पहले भी कहा था ना आपसे। तो ये वो न्यूज़ है जो होता क्या है, पोचिंग से क्या होता है, ये पोचिंग करेंगे, मारेंगे, उसके बाद स्मगलिंग करेंगे उनके नाखूनों की, सींग की, खाल की, अलग अलग चीज़ों की। और इस स्मगलिंग से क्या होता है, इससे देश की जो खतरा है ना वहीं से बढ़ता है कि यहाँ से भेजा, वहाँ से जो आया, वहाँ से बम भी आ गया, कुछ भी आ गया। तो ये इनकी डीलिंग जो चलती है, इसी चक्कर में सबसे ज़्यादा देश के लिए खतरा उत्पन्न होता। तो ये सभी जगह जो है ना इलीगल जो स्मगलिंग है ये बंद हो रही है, लगभग सभी जगह बंद है। लोगों को बड़ा कष्ट है, बहुत सारे लोगों को इससे कष्ट भी है, होना भी चाहिए। तो और क्या क्या कर रही है मोदी सरकार, जरा फर्क देख लें। 2003-04 में कांग्रेस की सरकार आई थी, 13-14 में इन्होंने छोड़ा अपना कार्यकाल। 4.5 बिलियन US$ का हम इंपोर्ट करते थे, ठीक है, और 51 पर इन्होंने ले जाकर छोड़ा, यानी 11 गुना पर, 11 गुना से भी ज़्यादा। 4 बिलियन से 51 बिलियन पर ये इन्होंने हालत कर दी थी इंपोर्ट की। ये चाइना से माल आता था। और अब क्या स्थिति है, 2014-15 से 2020-21 में 60 पर लिया जब सरकार आई, 60 बिलियन का इंपोर्ट था, 65 बिलियन हुआ 2020-21 में। इतने सालों में सिर्फ 8% का उछाल, 8% की बढ़ोतरी, ठीक है। आप 8 सालों में 8% मान लीजिए, यहाँ 1160% की बढ़ोतरी थी, 1160%, 11 गुना। यहाँ तो गुना तो है ही नहीं साहब, कुछ भी गुना नहीं है। ये फ़र्क है चाइना से हाथ मिलाने वालों में और चाइना से लड़ने वालों में। और वो बार बार कहते हैं चाइना से हार मान लो, चाइना से हार मान लो। क्यों ना मान लो भाई, धंधा भी मारा जा रहा, मान लो भैया। मोदी जी बहुत परेशान है बेचारे, ठीक है ना। कितनी बार कहा आपस में कमेंट करने से बचें, आपस में कमेंट करने, एक दूसरे को टैग करने से बचें। ब्लॉक कर दूं क्या? @ लिख के करने वाला शक्ति प्रसाद जी, धन्यवाद। ब्लॉक कर दूं क्या भाई टैग करके लिखने वालों को? YouTube accounts website against India will be blocked, says minister। 20 YouTube चैनल को अभी तक ब्लॉक कर दिया गया, दिसंबर से लेकर अभी तक, आज तक, और आगे भी। और तमाम सारे ऐसे जो लोग हैं जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाते हैं, उन सब की वेबसाइट, उनके फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब चैनल्स को, इनको ब्लॉक करेगी भारत सरकार। ये भारत सरकार ने एकदम स्पष्ट रूप से ऐलानिया तौर पर कह दिया। कह तो दिया, अब करेंगे कि नहीं करेंगे देखने वाली बात है। कहते तो बहुत कुछ है, कर पाते कि नहीं ये देखने वाली बात है। चलिए, एक अच्छी खबर इस बीच में आ रही है आपके लिए, और वो खबर यूनाइटेड किंगडम से आ रही है। UK 6 रिजेक्ट खालिस्तानीज लाउड मोदी स्टेप्स फॉर कम्युनिटी। तो साहब साउथ हॉल गुरुद्वारा में ग्रंथी जी बोल रहे हैं, और वहाँ उन्होंने स्पष्ट रूप से, जो UK के जो सिख्स हैं, उन्होंने खालिस्तान की जो मांगे उसको एकदम दरकिनार कर दिया। बोले खालिस्तान नहीं चाहिए हमको। प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सिखों के लिए, और ये काम जारी रहना चाहिए। Amidst highlighted activities by Khalistani, the Sikh community in the UK has started pushing back against anti-India forces in country. At the heart of this push back is South Hall in London, which remains among the largest hub of Sikh community in the UK and has distinction of hosting the country's largest, most prominent gurdwaras. तो साहब यूके में भी जो सनातनी सिख है, जो राष्ट्रवादी सिख है, वो जाग गए। पुन्नू ते नुन्नू ते टुन्नू, भाई तेरी तो लंका लग गई, तेरे ही जहाँ तू अपने आप को बताता तू है, तू वहाँ तो है नहीं, कनाडा भाग गया डर के मारे। तो तेरी तो स्थिति बड़ी ख़राब है यार, तेरे लोग ही तेरे साथ में खड़े नहीं है, इतना बुरा हाल है।
कैसे काम चलेगा? ठीक है ना? आइए, लेकिन इन लोग ये जो सिलेक्टिव आउटरीच जो इनका होता है ना, वो पर्टिकुलर लोगों के लिए होता है। लेफ्टिस्ट जो होते हैं ना, बड़े अलग टाइप के होते हैं। सिखों में इधर भर देंगे, उधर कुछ और भर देंगे। वीगर मुस्लिम्स के लिए कुछ पूछा गया तो ज़रा देखिए क्या जवाब क्या आता है। Nobody cares about. No, nobody cares about what's happening to the Uyghurs. Okay, you bring it up because you really What? care, and I think What do that's you mean nice that nobody you cares? care. The rest of us don't care. I'm just You telling really you a don't care? very hard. Wait, I'm you're telling saying you you a very, personally don't care? I'm telling you a very hard, ugly truth. Okay, of all the things that I care about, yes, it is below my line. Okay, of all the things that I care about, it is below my line. Disappointing. Nobody Hillary cares to run about. again? Is No, this let's be honest, nobody cares about what's happening to the Uyghurs. Okay, you bring it up because you really What? care, and I think What do you that's mean nice that nobody you cares? care. The rest of us don't care. I'm just You telling really you a don't care? very hard. Wait, I'm you're telling saying you you a very, personally don't care? I'm telling you a very hard, ugly truth. Okay, of all the things that I care about, yes, it is below my line. Okay, of all the. साहब वीगर मुस्लिम्स की इनको चिंता नहीं है। कौन है भाई साहब? आइए ज़रा देखें। ये हैं चामत फिलापितिया, बड़े खतरनाक से हैं भाई, खतरनाक सा नाम, दिखने में हिंदुस्तानी जैसे से दिखते हैं, पता नहीं कौन है। वर्जिन जी अटलांटिक के ओनर हैं, चेयरमैन हैं, और वॉरियर्स जो NBA जो रहता है बास्केटबॉल जो है उसके ओनर हैं। गजब के व्यूज़ हैं। लेफ्टिस्ट का कहना है कि उन्हें कोई चिंता ही नहीं है, हम कभी चिंता करते ही नहीं वीगर मुस्लिम्स की। कमाल है। कसम से हिंदू नहीं जा सकता। हाँ, चलिए अब आइए, कुछ लोग ये सोचते हैं जैसे कि सब कुछ उनके अदाओं पर ही चलता है, ऐसा कुछ लोगों का मानना होता है। कुछ औरतों का ऐसा मानना होता है, उनको कभी कभी कोई ढंग का आदमी पल्ले पड़ जाता है, और ऐसा ही यहाँ भी हुआ। ज़रा देखिए यहाँ क्या हुआ। हियरिंग चल रही थी, ठीक है, कोर्ट में। कन्विक्टेड है किसी चीज़ के लिए, कुछ इन्होंने अपराध किया उसके लिए कन्विक्टेड है। जज पूछ रहा है इनसे सवाल, आप ज़रा देखिएगा पूरा माजरा। I own a lot of jewelry, all right. How much would you say your jewelry is worth? It's not a joke, you know. We're not in a club now. Okay, but it's Hey, what do you see? ये लो, बाल पे हाथ फिराना चालू, जज पट जाए। We are not in a club. Round one will be 5,000 for our cost found. Bye bye. Adios. 5,000 पाउंड का जुर्माना लगाया था। कुछ बोल के चली गई सरकास्टिक वे में। जज साहब हंसे। Come back, ma'am. Come back. फिर बुला लिया वापस, आ जाओ। Come back. Give me the paper again. पेपर दोबारा मांग लिया, दोबारा देना। अब आ जाओ मैदान में। अब तुम्हें Round one will be 10,000. Are you serious? I am serious. Adios. $10,000 का जुर्माना लग गया। मजे करो। Come back again. Did you say that? Yes, sir. Oh, you did say that? I'm not I find you in direct criminal contempt. 30 days in the county jail. 30 महीने की जेल, 30 दिन की इनको जेल भी हो गई। जाते जाते भी इन्होंने साइन दिखाया उंगली वाला। पूछा जज ने, आपने इस बार ये किया? बोले हाँ। बोले अब 30 दिन की इनको जेल भी भेज दो। काउंटी जेल में गई। आनंद आ गया। तो ये होता है जब आप कानून नहीं मानते हो। बहुत अच्छा हुआ ये जो लोग हैं ना, जितने भी इस प्रकार के मानसिकता से पले हुए, जिन्हें लगता है कि हम सब मतलब हम ही सब कुछ कर सकते हैं, हमारे पास पैसा तो हम कुछ भी कर सकते हैं, शायद पैसा दे सकती होंगी। उन्होंने सोचा क्या फ़र्क पड़ने वाला है, $10,000 में मेरा क्या बिगड़ जाएगा। बहुत बढ़िया किया, 30 दिन की जेल भेज दी। बहुत अच्छा किया। भारत में भी ऐसा होना चाहिए, और ऐसे ही भारत में भी कैमरे लगे होने चाहिए ताकि वहाँ दिखे क्या चल रहा है। जजेस की भी जो निर्णय देते हो बाहर आने चाहिए, ये पब्लिक के बीच में होना चाहिए।
5G को लेकर कल हमारे यहाँ किसी ने बोला था, मुझे लगा कि शायद वो मजाक कर रहे हैं। मैं बड़ा माफ़ी चाहता हूँ कि मैं उस बात को हल्के में ले गया। 5G डिस्प्यूट, मेजर एयरलाइंस कैंसिल चेंज फ्लाइट्स टू यूएस में 5G का डिस्प्यूट बड़ा भारी बढ़ गया है। और 5G टावर्स जो है जिनके आसपास लगे हैं एयरपोर्ट्स के आसपास, उनको चार्ज करने को लेकर बड़ा हंगामा हुआ। और लोगों का कहना था कि भाई जो 5G की जो बैंड है वो हमारे बैंड के साथ में क्लैश कर रही है, तो इनका जो एल्टीट्यूड मीटर होता है उसको दिक्कत आ जाएगी, उसमें इनको उतरने में दिक्कत आ जाएगी, गलत रीडिंग आ जाएंगी, उससे प्लेन क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो लगभग काफ़ी सारे लोगों ने जो है इसको लेकर, तमाम सारी एयरलाइंस ने इसको लेकर ये कर दिया कि भाई इसको बंद करेंगे सर, नक्सली कविता कृष्ण कब बंद करेंगे। तो इसको लेकर कल हमारे दर्शक ने एक ये जानकारी दी थी, वो बहुत सही जानकारी, सटीक जानकारी दी थी। आज लगभग सभी जगह है। तो 5G को लेकर फ़िलहाल अभी जो फैसला हुआ है अमेरिका में, वो ये फैसला हुआ है कि जो आसपास के जो 2 मील के दायरे में जो उन्होंने मांगा था, उस 2 मील के दायरे में आसपास में कोई भी 5G टावर नहीं चलेगा, उसको चालू नहीं करेंगे। बाकी जगह अमेरिका में 5G लॉन्च होगा, लेकिन एयरपोर्ट के आसपास नहीं होगा। सर आपने नशे की बंदूक ले लिए, स्वयं रक्षा करें विजय सिंह जी। बड़ी बिल्कुल सही बात है जी, ठीक है ना। सो ये चीज़ है जो जिसको लेकर कल बड़ा विवाद भी रहा। लेकिन सबसे मज़े की बात है अभी तक इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, बस हवाई हवा चल रही है। ऐसा हो जाएगा तो वैसा ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो ये हो गया वो हो गया, तो ये तमाम सारी हवाई हवा चल रही है, कुछ है नहीं विशेष। आनंद आया, मस्ती निकाल दी तितली की। जी बिल्कुल, तितलियों की ऐसी मस्ती निकलनी चाहिए। खैर आइए आपको एक वीडियो दिखाते, बड़ा शानदार वीडियो। मटके लेकर जा रही है ये औरत, हाँ, एक शिल्प कला है ये। ठीक है ना। अब इस मूर्ति के मजे देखिए। आप इनके भाई? तो आप दोनों करते हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम रोहितास। हाँ जी, रोहितास। दिखाइए, अंदर खोलो इसको। ओपन इट, ईच वन इज कार्ड ऑन द इनसाइड। ये खोल दिया तो महाराणा प्रताप चेतक पे, महाराणा प्रताप शेर से लड़ते हुए, शेर को मारा। हाँ, वो गाय को, सारी खुल रही है। गाय को शेर से बचाता है। हाँ, गाय को शेर से बचाता है। सारे खुल रहे हैं। ओपनिंग टू द महाराणा प्रताप की पूरी हिस्ट्री दे दीजिए ये इन्होंने। सारे महाराणा प्रताप की ही स्टोरी है। तो ये जो जिसकी स्टैचू बनाई है, ये कोई स्पेशल रानी है या कुछ ऐसे ही है? ये मतलब जो अपने राजस्थान में लेडी है, और महाराणा प्रताप राजस्थान से है। हाँ जी, हाँ तो उसके हिसाब से ये तो वो वाला सीन है ना, बैटल का, जब हाथी पे उन्होंने कौन से राजा के, अकबर के साथ में, अकबर के साथ। हाँ, फिर जब चेतक इनको लेके भागे थे, वो वाला ना। चेतक इसमें चेतक घायल है। हाँ, घायल है। वो जो धन की कमी हो गई तो भामाशाह को धन भेंट कर रहा है। अच्छा 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 अच्छा। और यहाँ पे जो बिलाव है, उसकी घास की रोटी बनाई थी, अच्छा, उसको लेके भाग गया। वो लेके भाग गया था। चेतक है। और ये वाला क्या है? यहाँ शिकार कर रहा है। ये शिकार कर रहा है। इतना सुंदर काम कभी नहीं देखा मैंने। खासा घूमी हूँ दुनिया। ये होता नहीं है, खाली जो इंडियन जो पैसे वाले लोग हैं, ये यहाँ पे शोरूम पर बेचते हैं। शोरूम वाले इस चीज को 15 लाख में मतलब बार में बेचते हैं। फिर इंडियन जो पैसे होते हैं वही चीज उसको 25 लाख में लेके आ जाता है। और ये शिव के साथ है? नहीं, शिव नहीं है ये तो। ये मीटिंग हो रही है। बहुत ही खूबसूरत। तो आपको ये शिल्प कला कैसी लगी? वाह वाह वाह, आनंद आ गया सबको। हाँ, मोस्ट डिफिकल्ट आर्ट ओनली इन इंडिया पीपल सम आउट ऑफ इंडिया बाय। यस, मुश्किल कला है, अभी भी जिंदा है ये कला, ये बहुत बड़ी बात है। वरना लोग धीरे धीरे इसको भूलते चले जा रहे हैं। पैसे के लिए पैसा कम मिलता है, पढ़ता नहीं पड़ता, ये तमाम सारी चीज़ें, इसलिए लोग धीरे धीरे शुड बी केप्ट इन म्यूजियम। चलिए साहब, आपको हमारा आज का लाइव कैसा लगा, हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से सपोर्ट करना ना भूलिएगा। भीम UPI एड्रेस है NShuklain@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं
उनके ऑप्शन काम नहीं करेंगे तो उनके लिए 2 ऑप्शन अलग हैं। patreon.com/नितिन शुक्ला पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग .com लिख देते हैं, .com लिखेंगे तो नहीं खुलेगा, paypal.me/नितिन शुक्ला GWL लिखेंगे तब खुलेगा। तो मित्रों ये था आज का लाइव। कल फिर मिलेंगे बहुत सारी खबरों के साथ, बहुत सारे एनालिसिस के साथ, अगर तबीयत ने साथ दिया तो। के मंजुनाथ जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो क्या करना आपको तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खाते पीते रहिए अच्छा, विटामिन सी की अच्छी क्वांटिटी लेते रहिए और अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं कल। नमस्कार।